नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में। और हम लोग बात कर रहे थे नेशनल मूवमेंट के बारे में, यानी कि हम लोग बात कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था बहुत सारी, जिसमें हम 1924 तक पहुंचे थे, जिसमें हमने 1906 से लेकर के 1923 तक यानी स्वराज पार्टी की स्थापना तक की बात की थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना किस तरीके से मोतीलाल नेहरू और सी आर दास करते हैं। एग्जाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम का क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ, बच्चे क्या है मेहनत नहीं करना चाहते और फिर क्या कहते हैं कि मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चे मेहनत नहीं, अरे मेहनत नहीं करोगे तो तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं होगा और जीवन भर भटक भटक के कमाओगे। समझ गए? समय है, उम्र है, नौकरी कर लो, नौकरी ले लो। नहीं तो अगर एक सीट भी निकलता है ना तो इस लगन से पढ़ो कि तुम्हारा ही है। यहाँ तो 5-5 हज़ार सीट निकल रहे हैं। समय है, मैं फिर से बताऊं, समय है, उम्र है, मेहनत कर लो। किसी और चीज़ के पीछे भागोगे तो जीवन भर किसी और के पीछे भागना पड़ेगा और वो इतना कष्टकारी होगा ना जिसका बेहिसाब। क्योंकि आप बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो आपका जो मेंटल लेवल और आपके जो सोचने के तरीके हैं और आपके जो व्यवहार है उसमें अमूलचूल परिवर्तन होगा। आप पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं वही हूँ क्या जो ऐसा करता था। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। बहुत मेहनत कर लो। चलो हम लोग बात कर रहे हैं 1924 के बारे में, ठीक है। और 1924 में हिंदुस्तान, इसको हम बोलते हैं मैं आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में लिख दूँ, इसको बोलते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में कानपुर में होती है। और इसके संस्थापक लोगों के बारे में मैं बताऊं, उसी में आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार के नेचर की संस्था होगी, इस संस्था का प्रकृति क्या होगा। तो इसके संस्थापक है आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान। अब इसका नेचर आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कर देगा। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या करेगा, ठीक है। तो ये महान लोग जो हमारे सामने में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये HRA के फाउंडर मेंबर थे। और ये भारत में क्रांति के दूसरे रास्ते पे चलने वाले लोग थे, जिसे हम कहते हैं गरम पंथ का रास्ता, जो तिलक जी से होते हुए और क्या बोलते हैं आज़ाद और अशफाक उल्लाह खान और बिस्मिल तक पहुंचा है। और ये रास्ता ऐसा है जो नौजवानों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो नई उम्र है, नया एक तरीके का विचार है और कहीं ना कहीं एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। और उस एग्रेशन में ये भारत को आज़ादी या भारत की आज़ादी को मांग के नहीं बल्कि छीन के लेने में बिलीव करते हैं, छीन के लेने में बिलीव करते हैं। जो हमने मदन लाल धिंगरा की बात किया था, उन्होंने एक बार कहा था कि भारत में 35 करोड़ लोग अगर अपने दोनों हाथ खड़ा कर ले तो 60 करोड़ हाथ हो जाएगा। और इस 60 करोड़ हाथ से लड़ पाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं है। तो ये एक पॉइंट है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो ये उन विचारधारा पे चलने वाले महान क्रांतिकारी हैं। तो रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। और इस एसोसिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जो कि इतिहास में अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, जिसके ऊपर यूपी की गवर्नमेंट ने एक संशोधन भी किया है, उसका नाम है काकोरी। एक काकोरी जो घटना थी, इसको संशोधित करके एक्शन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब हम सबको ये एक्शन ही पढ़ना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट करती है उसको अल्टीमेटली आपको मानना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं और उसको आपको मानना होता है। आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा कि, और अगले आने वाले एग्जाम में हो सकता है बन जाए, खास करके यूपी के एग्जाम में, कि काकोरी ट्रेन का नाम क्या रख दिया गया था। काकोरी ट्रेन एक्शन, पहले काकोरी ट्रेन डकैती कहा जाता था, अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन, यानी कि एक पॉजिटिव संदर्भ में इसको लिया गया। और पॉजिटिव है भी, क्योंकि
क्योंकि ये महान लोग जो हमारे देश के आज़ादी के लिए अपनी जान लगा दिए, वो ट्रेन लूट करके देश के लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो किसी विदेशी या अंग्रेज़ों का ट्रेन को लूटे होंगे, और अंग्रेज़ों के ट्रेन और उसकी संपत्ति को लूटने के लिए ही ये पॉजिटिव सेंस में इसका नाम लिया जाएगा। ये अभी संशोधन हाल फिलहाल का है। तो काकोरी एक्शन इनका एक सबसे प्रमुख घटना है। उस घटना में चंद्रशेखर आज़ाद जी उस घटना के बाद बच निकलते हैं, लेकिन ये दोनों पकड़ में आते हैं। इनके साथ और भी लोग उस घटना में पकड़ में आते हैं, तो मैं नाम बता दूं और उस पूरी इंसिडेंस को बता दूं, काकोरी ट्रेन एक्शन को, सॉरी इंसिडेंस नहीं कह सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं। दरअसल लखनऊ से सहारनपुर की तरफ, यहाँ पर सारा बात लिखा हुआ है दैनिक भास्कर के कटिंग में, ठीक है। लखनऊ से सहारनपुर तक की एक ट्रेन थी और 8 डाउन ट्रेन का नाम था। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 डाउन ट्रेन, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं बता दूं 8 डाउन ट्रेन का नाम लिखा हुआ है। उस ट्रेन में इनको पता चला कि कुछ रसद है, हथियार वगैरह है, उसको हमको वो लेके जा रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि उसको लूटने का पूरा प्लान बनाया। 1925 की बात है, 9 अगस्त को, और लूटने का प्लान बनाया और उसको लूटा भी। काकोरी अभी भी स्टेशन आप जानते हैं, उसको लूटा भी। अब इसमें लिखा हुआ कि 4600 रुपये लूटे गए थे और भी कुछ सामान, लेकिन बस ये सब चीज़ें तो बस कहने के लिए, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना कि क्या क्या लूटे गए थे क्या नहीं। बस ये समझ लीजिए कि उस ट्रेन को लूटे थे ये लोग, और ये एक्शन था, ये कोई डकैती नहीं था, ये अंग्रेज़ों के सामान को लूटने की बात थी, ठीक है। जब उसमें लूटे गए तो मैंने जैसे पहले कहा कि आज़ाद, जो चंद्रशेखर आज़ाद था, वो बच निकलने में कामयाब होते हैं, जो बाद में छापामारी होती है। लेकिन पकड़ में कौन आते हैं? तो पकड़ में आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, यहाँ पे देखिए सचिंद्र सान्याल, ये पकड़ में आते हैं। मैं फिर से बताऊं, ये आपके हैं बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए, ठीक है। और ये है हमारे अशफाकुल्लाह खान, और ये है हमारे रोशन सिंह, और ये है हमारे राजेंद्र लाहिड़ी, ये हमारे हैं राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पर साहब है सचिंद्र सान्याल की बंदी जीवन, ये भी एक किताब है, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान रखिएगा। तो ये 5 लोग जो कि सामने फोटो दिखाया है, सिर्फ 5 लोग नहीं थे, और भी लोग थे। बहुत सारे लोगों को जो है ना काला पानी की सज़ा दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखो सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्श, इन दोनों को काला पानी की सज़ा, यानी इन साहब को काला पानी की सज़ा मिला। सचिंद्र सान्याल का बंदी जीवन एक बार देख लीजिएगा और किताब का, और इन चारों को फांसी की सज़ा। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनको काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए, मैं एक्शन बोलूँगा है ना, किनको काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए फांसी की सज़ा दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी की सज़ा दी गई। सचिंद्र सान्याल और दूसरे साथी को काला पानी की सज़ा दिया गया। ये था पूरा काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसमें काकोरी के ट्रेन को 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था, हथियार वगैरह, पैसे वगैरह, रसद वगैरह लूटा गया था। ये काकोरी ट्रेन एक्शन है, ध्यान रखिएगा। और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक इम्पॉर्टेंट घटना माना जाता है। यहाँ से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी कमज़ोर होता है, लेकिन बहुत कमज़ोर नहीं होता है। ये जो आज़ादी के दीवाने हैं, ये अपना काम करते रहते हैं। उसके बाद 1925 में, अब यहाँ पे देखो सबको एक साथ मैं इसलिए किया हूँ क्योंकि क्रम हमारा आ जाता है। 1925 में CR दास साहब की मृत्यु हो जाती है, और ये बात मैंने आपको पहले बताया जब मैं आपको बता रहा था 1923 के स्वराज पार्टी का, जिसमें मैंने बताया था कि CR दास साहब की मृत्यु हो जाती है। ये हमारे CR दास साहब है, इनकी मृत्यु हो जाती है 1925 में, और उसके बाद स्वराज पार्टी कमज़ोर हो जाता है। ये हमारे मोतीलाल नेहरू है, जिसको बड़े नेहरू कहा जाता है, मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, CR दास की मृत्यु हो जाती है। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन होता है, जिसके बारे में हमने पूरी कहानी बताया। और 1925 में ही जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनता है, उसमें VBI है, ये
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, यहीं पे ध्यान रखिएगा 1925 में। और ये भारत के सबसे पुराने पार्टी है, CPI इसको बोला जाता है, भारत के सबसे पुराने पार्टी में से एक है। ठीक है, अभी का जो कांग्रेस है ना, वो कांग्रेस डिवाइड होकर के कांग्रेस बना है। ठीक है, अभी का कांग्रेस वो पुराना कांग्रेस नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी अभी मिला जुला करके जो है भारत में, वो पुराने पार्टी में कहा जाता है 1925 का। चलिए ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में होती है और 1927 में भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है। और वो इंपॉर्टेंट घटना इतना ज़्यादा है कि वो इस इंपॉर्टेंट घटना के बाद लाला लाजपत राय, जिसे शेरे पंजाब कहा जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और वो घटना क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 1927-28 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी इंग्लैंड में, साइमन कमीशन, और ये कमीशन भारत आता है। अच्छा, इसके स्थापना के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव यह था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या भारत सरकार के द्वारा जो शासन व्यवस्था भारत में चलाई जा रही है, उसकी जांच पड़ताल करना, उसको देखना, उसके बारे में सुझाव देना, मिला जुला करके एक कानूनी और संवैधानिक मामला पूरा का पूरा था। ये कौन? साइमन कमीशन वाली बात, जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, यानी कि एक्ट को देखना, जांच पड़ताल करना, भारत में शासन कैसे हो रहा है उसके बारे में। लेकिन चूंकि इस कमीशन के जितने भी मेंबर थे वो सब के सब गोरे थे, सब के सब क्या थे? गोरे थे। कमीशन के सारे मेंबर गोरे थे। गोरे होने का मतलब क्या होता है? व्हाइट मैन थे, यानी कि सब के सब क्या बोलते हैं? अंग्रेज थे। ठीक है ना, एक भी भारतीय नहीं थे। ये बात भारतीयों को अच्छा नहीं लगा। भारतीयों को अच्छा ये नहीं लगा कि भाई तुम शासन किसका जांचने आ रहे हो? भारत की व्यवस्था का। किसके ऊपर शासन हो रहा है? भारतीयों के ऊपर शासन हो रहा है। और इसमें एक भी लोग गोरे नहीं है, ऐसे एक भी लोग भारतीय नहीं है, सबके सब गोरे। 7 मेंबर थे इसमें। कितने? 7 मेंबर। सबके सब क्या थे? गोरे थे, सारे के सारे। और इसके चेयरपर्सन कौन थे? इसके चेयरपर्सन थे साइमन। ये है आपका साइमन, देख रहे हो, गोरा है ना, टकला। ठीक है, चिकना, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको मुर्गी की तरह कुकरुकू कर रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान देखना। तो साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे, सारे के सारे गोरे थे। और इस बात का विरोध था सबसे पहले, सैद्धांतिक विरोध इसको बोलते हैं। नियम कानून तो बाद में, पहले ये बताओ तुम ही हमारे ऊपर शासन करेगा और तुम्हारा नियम से हम चलेंगे, हमारा लोग कहाँ है? इस बात का विरोध हुआ और पूरे भारत में इस बात का विरोध हुआ और साइमन गो बैक जैसे नारा लगाया गया। देखिए साइमन गो बैक के झंडी लेकर के और लोग किस तरीके से साइमन का विरोध कर रहे हैं। ये रियल तस्वीर है, कोई बना हुआ तस्वीर नहीं है। जो उस समय के पत्रकार हुआ करते थे, वो छोटे मोटे तस्वीर खींचते थे, वही तस्वीर जो हमारे पास अवेलेबल है उसी को हम यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, चलिए साइमन गो बैक का नारा लगा, ध्यान रखिएगा, साइमन गो बैक का नारा। और ये विरोध बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा और इस विरोध का लीडरशिप कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाहौर में क्या कर रहे थे? लीडरशिप कर रहे थे इस विरोध का। किसके विरोध का? साइमन कमीशन के विरोध का। उसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर। सब के सब क्या थे? गोरे थे। इसी बात का विरोध है। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो गलती मत करके आइएगा बेटा। इसे क्या कहा जाता है? मैं दूसरे कलर से लिख दूं, व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन, सारे के सारे व्हाइट थे तो व्हाइट मैन कमीशन होगा ही। ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लाला लाजपत राय इस व्हाइट मैन कमीशन यानी साइमन कमीशन का विरोध कहाँ कर रहे थे? लाहौर में। और लाहौर में उनको लाठियों से पीटा गया और पीटने के बाद उनकी मृत्यु हो गई लाला लाजपत राय का 1928 में। विरोध प्रदर्शन के दौरान उनको पीटा गया और सर पे लाठियों से गहरी चोट लगी और उस चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। यहाँ पे लाला लाजपत राय का एक स्टेटमेंट है जो कि हायर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बन जाता है यूपीएससी लेवल पे। वो एक स्टेटमेंट क्या है कि मेरे सर पे पड़ी लाठी का एक एक चोट अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। समझ गए ना? मेरे सर पे पड़ी लाठी का एक एक प्रहार, एक एक चोट अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। और ये बात सच निकला। ठीक 20 बरस के अंदर में अंग्रेजी साम्राज्य भारत से सिमट करके और अपने देश तक रह गया। और आज अंग्रेजों की हालत ये है कि हम तो थोड़ा सा कोरोना से पीछे हो गए हैं, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था उनकी अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाती। और पीपीपी के अनुसार तो हम दुनिया के तीसरे अर्थव्यवस्था
कब से हैं, ठीक है। तो आज उनकी स्थिति कुछ अच्छी, बस हमारे पास आबादी ज़्यादा है ना, तो इसको लेकर के थोड़ा गरीबी आपको दिख जाता है। हम आबादी पे कंट्रोल करेंगे, आगे आप लोग की शादी होगी, आप लोग ज़्यादा योगदान नहीं दीजिएगा, जनसंख्या जब गिनती होगी उसमें। चलिए ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। तो जब लाला लाजपत राय का डेथ हो जाता है यहाँ पे 1928 में, और इस डेथ के बदला लेने के लिए भगत सिंह सैंडर्स को गोली मार देते हैं कि तुम लाला लाजपत राय को का हत्या किए हो, हम तुमको गोली मार देंगे, और गोली मार देते हैं कौन? भगत सिंह। तो उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। जब साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था तो साइमन कमीशन के और उस कमीशन के मेंबर के द्वारा एक स्टेटमेंट आया कि भारतीय अपने लिए कोई कानून, कोई नियम नहीं बना सकते हैं, और ये बात लिटरली भारत में लोगों ने दिल पे ले लिया। जो बोलते हैं ना कि दिल पे लेना, दिल पे नहीं किडनी पे ले लिया। और इसका नतीजा ये निकला कि मोतीलाल नेहरू और उनके साथ क्या बोलते हैं, साथ देने के लिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी सब मिल करके और एक रिपोर्ट तैयार किया गया, और जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। ये नेहरू रिपोर्ट, नाम इनका मोतीलाल नेहरू जी का होता है क्योंकि ये सीनियर हैं भी, और चूंकि इनके साथ सुभाष बोस जी थे, लेकिन नाम इन्हीं का आता है। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया, नेहरू रिपोर्ट। बड़ा सा रिपोर्ट है, बहुत सारे प्रावधान है उसमें, और उसमें 1, 2, 3 प्रावधान जो मैं आपको बता दूं वो ये है। पहला, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा 1928 में मांग रहे हैं हम लोग, यानी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो हम लोग मांग रहे हैं। और दूसरा, मूल अधिकारों को लेकर के बात किया गया। यही बात 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की बात सरदार पटेल की अध्यक्षता में भी की गई। वो बात मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और आज भी बताऊंगा मैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि मैं थोड़ा सा नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात कर लूँ। तो नेहरू रिपोर्ट में 2 बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसमें एक बातें मैं आपको अभी समझाऊंगा, वो था डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस ये क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस, जरा ये बात समझ लेते हैं। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर, मतलब हम अपने स्वेच्छा से शासन करेंगे, हमारा सरकार होगा, लेकिन हमारे ऊपर एक गार्जियन के रूप में इंग्लैंड रहेगा। ये होता है डोमिनियन स्टेटस। इसको और अच्छे से समझे तो आपको जो करना है करो, मतलब मैं अपने परिवार की बात बता रहा हूँ, आपके परिवार की बात बता रहा हूँ, भारत में परिवार की बात। परिवार में अगर आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आप जो भी कर रहे हैं तो आप अपने स्वेच्छा से आप करें, लेकिन आपके ऊपर आपके पेरेंट, माता पिता या दादा कोई भी है तो वो बैठे हुए हैं, और जब उनका डिसीजन आएगा तो आपको वो बात मानना है। बाकी आप अपने आप में स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी व्यवहार जो दादाजी या पिताजी के हाथों में है वो उनके हाथों में ही रहेगा, और उनके हिसाब से आपको चलना होगा। तो आप अपने पिता और दादा के अंदर में डोमिनियन स्टेटस के दर्जे में है, जब तक कि आप उस लेवल पे ना पहुंच जाए। यही बात यहाँ पे है कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मतलब हम अपने में स्वतंत्र रहेंगे, अपना काम करेंगे, मेरा सरकार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक दादाजी के रूप में या पिताजी के रूप में इंग्लैंड वहाँ होंगे। और ये बात मोतीलाल नेहरू ने मांगा था, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांगा था। किससे मांगा था? इंग्लैंड से मांगा था, इंग्लैंड से मांगा था। और इंग्लैंड ने ये डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया। इंग्लैंड मना कर दिया था ये। अब देखिए यहाँ पे कितना अजीब बात है, और ये जीवन में भी होता है कि जो चीज़ हम पहले चाह रहे होते हैं वो हमको नहीं मिलता है, और बाद में जब वही चीज़ हमें मिल रहा होता है तो हमारी उसके प्रति आकर्षण समाप्त हो गई होती है। ये बात आप जीवन में भी देखिएगा, जब आप थोड़े से बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हम डोमिनियन स्टेटस की दर्जा मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं? मोतीलाल नेहरू, यानी कि हम मांग रहे हैं इंग्लैंड से। लेकिन जब 1942 में क्रिप्स मिशन आकर के डोमिनियन स्टेटस की बात करेगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। देखिए समय कैसा परिवर्तन होता है, एक जगह हम मांग रहे हैं और दूसरे जगह हमको वो अब नहीं चाहिए। हालांकि इस डोमिनियन स्टेटस का विरोध छोटे नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने इस डोमिनियन स्टेटस का विरोध किया था। इन्होंने कहा था अपने पिता को या पिता रूपी नेता को कि भैया हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं। और ये बात 1929 के अधिवेशन में दिख जाता है, लाहौर अधिवेशन में। वो बात अभी हम तुरंत आपको लेके आएंगे।
तो जवाहरलाल नेहरू ने इस डोमिनियन स्टेटस का क्या किया था, विरोध किया था, और मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस मांगा था, और इंग्लैंड का देखो कैसा खोपड़िया, उसने देने से मना कर दिया था। बेटा तुम नहीं समझ में आ रहा है, इसको बोल रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, 1942 में तुम्हारे मुंह पर फेंकेंगे डोमिनियन स्टेटस, तुम्हारे मुंह पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 1928 में ही बात थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर 1929 के जो जवाहरलाल नेहरू जी की बात बताए उस तक हम आएंगे। 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में होता है। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं और थोड़ी सी बात बताता हूं। 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में होता है। वहाँ पे आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग दिखाई पड़ते हैं, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह जैसे लोग दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं HSRA, सिर्फ एक एस शब्द जुड़ जाता है जिसका नाम है सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना होती है 1928 में। और ये एग्जाम का क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है कि ये कहाँ स्थापना होता है, तो फिरोज शाह कोटला में, ठीक है। और उसके संस्थापक होते हैं आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, और यहाँ पे आ जाते हैं भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे शामिल हो जाते हैं, क्योंकि अशफाक उल्लाह खान वगैरह को फांसी दी गई है, आप देख रहे हैं, ठीक है, काकोरी कांड में। तो यहाँ पे भगत सिंह की एंट्री होती है, भगत सिंह, ठीक है ना। इनकी नाम लेते ही आपके अंदर में एक अलग तरीके का फील होने लगेगा, है ना। और आप दिल्ली वगैरह में आप चले जाएंगे और उसके आसपास के इलाका में, खासकर हरियाणा पंजाब वगैरह में, तो भगत सिंह की तस्वीर लगा करके अपने गाड़ियों के पीछे मूछ और वो हैट, ऐसे मूछ और हैट, नीचे में भगत सिंह ग्रुप और भगत सिंह और ऐसे करके लोग लगाते हैं। तो इनका सम्मान दिलों में आज तक घर करके है, और ये निकलने वाला नहीं है। ये ऐसे बंदे 23 साल का उम्र में फांसी पे चढ़ गया, क्या चाहते हो आप, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि चूंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठी से लगने से, और ये बात भगत सिंह को बिल्कुल नागवार गुजरता है, तो भगत सिंह क्या करते हैं, सैंडर्स को गोली मार देते हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पे सैंडर्स को गोली मार देते हैं, और उस गोली मारने में भगत सिंह के साथ राजगुरु भी होते हैं, और भगत सिंह यहाँ पे गोली मार देते हैं, गोली मार देंगे, मार दिया गोली, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद 1929 की घटना को बात करते हैं। 19 देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आसपास में ऐसा गुत्थम गुत्थी है ना कि इसको अगर आप तरीके से ना देखें तो आपको समझ में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर देखिए उनकी मृत्यु हुई 1928 में, और 1929 में ये गोली मार देते सैंडर्स का। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है, और 1929 में उस नेहरू रिपोर्ट का किस तरीके से विरोध किया जाता है वो देखिए। तो हुआ ये कि 1929 में नेहरू के रिपोर्ट के विरोध करने के लिए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम दिया। 14 सूत्री कार्यक्रम नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम दिया, ठीक है, हो गया पॉइंट। अगला 1929 में एक और घटना भगत सिंह करते हैं, और इस समय भगत सिंह के साथ है बटुकेश्वर दत्त, और वो असेंबली में बम फेंक देते हैं। असेंबली में क्या करते हैं, बम फेंक देते हैं। तो असेंबली बम की केस को हम थोड़ा सा बताएंगे अभी, असेंबली बम केस को अभी हम एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं 10 सेकंड के अंदर। पहले हम थोड़ा सा लाहौर अधिवेशन को आपको हम कंप्लीट कर ले। और 1929 में होता है बहुत इंपॉर्टेंट लाहौर अधिवेशन, जो एग्जाम का बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, लाहौर अधिवेशन। और उसके बाद फिर हम 1929 के बम केस को ही बात कर लेंगे। लाहौर अधिवेशन के चेयरपर्सन है जवाहरलाल नेहरू। ये लाहौर अधिवेशन में ये खड़ा होकर के भाषण दे रहे हैं। यही तस्वीर मैक्सिमम मुझे मिला, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के चेयरपर्सन थे, और इस लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का एक नारा दिया गया। किसके खिलाफ में, जो डोमिनियन स्टेटस की बात किया था मोतीलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने उस डोमिनियन स्टेटस का विरोध किया था। और उसके बाद लाहौर अधिवेशन में अगले ही साल जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। 1928 में अध्यक्ष है मोतीलाल नेहरू, और 1929 में अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू, पहले बाप फिर बेटा, याद रखना। और जवाहरलाल नेहरू जैसे अध्यक्ष बनते हैं तो अपने अध्यक्ष भाषण में कहते हैं कि हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं लेंगे, हमें डोमिनियन स्टेटस पे कोई बिलीव नहीं है,
पूर्ण स्वराज से इतर, इतर का मतलब उससे अलग कुछ भी हमें मंजूर नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था पूर्ण रूप से। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात करते हैं और ठीक इसी समय में वो क्या करते हैं, लाहौर में ही रावी नदी के तट पे, आगे हम दिख जाएंगे, एक पहली बार स्वतंत्रता आज़ादी का झंडा फहराते हैं, स्वतंत्रता का झंडा फहराते हैं, नई ट्राई कलर यानी कि तिरंगा झंडा को 26 जनवरी 1930 को फहराते हैं और कहते हैं कि ये संकल्प लीजिए इस भारत के जितने भी लोग हैं कि जब तक आपकी सांसें रहेगी तब तक इस झंडा को हम हर साल इसी तरीके से स्वतंत्रता के रूप में फहराते रहेंगे। तो जो 26 जनवरी को आप झंडा फहराते हैं ना, उसका बेस यहाँ शुरू होता है। आगे चल करके 26 जनवरी के दिन ही हम संविधान को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो झंडा फहराने का एक जो हमारा बेस था वो पुख्ता हो जाता है और 26 जनवरी को हम झंडा फहराते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। तो 26 जनवरी को पहली बार जो झंडा फहराया गया था 1923 में रावी नदी के तट पे, लाहौर पे, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये जो पूरी बात मैंने बताया ये एग्जाम का क्वेश्चन है। लाहौर चूंकि रावी नदी के तट पे है, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा फहराते हैं और वो हमारा पहला स्वतंत्रता का झंडा होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और तब से जो परंपरा चली आ रही है झंडा फहराने का 26 जनवरी को, आज तक चली आ रही है। बस उसका मोटो बदल गया है। आज़ादी चूंकि 15 अगस्त को मिला था, तो 26 जनवरी को हमने संविधान को अडॉप्ट करके उसको गणतंत्र बना लिया। ये बात आप ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं असेंबली बम केस के ऊपर, यानी कि हमें महान भगत सिंह के ऊपर बात करना है। उस समय बहुत सारी घटनाएं एक लगातार हो रही थी। उदारवादियों की तरफ से देख रहे हैं किस तरीके से घटनाएं हो रही है, गर्मपंथियों की तरफ से भी लगातार घटनाएं हो रही थी। उसी घटना में अब क्या बोलते हैं, भगत सिंह पूरे देश में कुछ संदेश देना चाहते हैं। वो नौजवानों को जगाना चाहते हैं, वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम क्या हैं, वो लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। और भगत सिंह के शब्दों में ही वो कहते थे कि बहरों को जगाने के लिए एक ज़रूरत होती है, और बहरों को जगाने के लिए उन्होंने असेंबली में बम फेंका। उनके साथ बटुकेश्वर दत्त था। अच्छा, बम फेंकना, पॉइंट यहाँ पर यह है कि बम अगर किसी के ऊपर फेंकते तो कोई घायल होता, कोई मर जाता या किसी को कोई नुकसान होता, ये अलग बात थी। इन्होंने जानबूझ करके नकली बम या फिर कम रिस्पॉन्सिव का बम खाली जगह पे फेंका। क्यों? क्योंकि लोग सुने। और वो बहरा कौन था? बहरा दो लोग इनके टारगेट में था, एक भारतीय जिनको सुनाना था और एक अंग्रेज। पहला टारगेट अंग्रेज था कि तुम सुनो हम कौन है, देश को छोड़ करके निकल जाओ। ये भगत सिंह का टारगेट था, ठीक है। तो उन्होंने असेंबली में खाली जगह बम फेंका, किसी को नुकसान पहुंचाने की इरादा से नहीं, बल्कि बहरों को जगाने के, बहरों को सुनाने के इरादा से, ठीक है। ये भगत सिंह का पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। असेंबली बम केस के बाद अमूमन जैसे भाग गए सैंडर्स के बाद, यहाँ भागे नहीं, खड़ा होकर के दोनों ने गिरफ्तारी दी। कौन कौन? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, दोनों ने गिरफ्तारी दी। यहाँ पे भगत सिंह थोड़ा सा, मेरे हिसाब से इनको करना क्या चाहिए कि किसी के ऊपर, किसी अंग्रेज के ऊपर बम फेंकना चाहिए। एक आध को मरे तो कम से कम, है ना, मर के मारना। हालांकि भगत सिंह को ढूंढने के लिए पूरी की पूरी फौज लगी हुई थी, क्योंकि सैंडर्स की उन्होंने हत्या किया था और भी बहुत सारी घटनाओं में इनका इन्वॉल्वमेंट चल रही थी। और एक बहुत बड़ा नाम इनको मिल गया था, भगत सिंह को एक बेहतर नाम के रूप में ये जाने जा रहे थे। और कहते हैं कि कुछ समय तक तो गांधी जी से भी बड़ा नाम भगत सिंह का हो गया था। और चूंकि गांधी जी समय एक्टिव है, उसके बावजूद गांधी जी से भी बड़ा नाम भगत सिंह का हो गया था कुछ समय के बाद, ऐसा माना जाता है। ध्यान में रखिएगा। और गांधी जी एकमात्र सेशन, बेलगांव अधिवेशन, जिसमें उन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता किया था, ठीक है। चलिए, तो ध्यान में रखिएगा कि भगत सिंह यहाँ पे क्या करते हैं? पकड़ा जाते हैं जबरदस्ती, मतलब जानबूझ करके। अब भगत सिंह को लगता है कि यार आत्मसमर्पण करना कहीं और जाके थाने में हथकड़ी लगाना, ये कुछ नाम को सूट नहीं करता। नाम अगर भगत सिंह है तो स्वैग भी भगत सिंह वाला होना चाहिए। तो बम मार के पकड़ाएंगे, तो बम मार के पकड़ाया बंदा, ठीक है। तो बम मार के पकड़ाया और जेल में गए। जेल में जाकर के मैं नास्तिक क्यों हूँ, फिलॉसफी ऑफ बम, और ऐसे ऐसे पर्चे उन्होंने लिखे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। जेल में जाने से
पहले भारतीय नौजवान सभा, लाहौर छात्र संगठन, ऐसे ऐसे उन्होंने सभा भी बनाई जो एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान रखिएगा, नौजवान सभा भी बनाया इन्होंने, नवयुवक सभा, और क्या बोलते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ जैसे पंपलेट लिखा, बम फिलॉसफी ऑफ बम जैसे पंपलेट भी, जैसे लेख भी इन्होंने लिखा। किसने? भगत सिंह जी ने। भगत सिंह के चाचा का नाम है अजीत सिंह। मैं ये नाम उस समय लेना भूल गया था जब हम स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन की बात कर रहे थे। याद रखिएगा, पंजाब में अजीत सिंह बहुत बड़ा लीडर थे, बहुत एक्टिव थे। तो ये भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह। तो जो आंदोलन का पूरा या जो क्रांतिकारिता थी पूरा का पूरा, ये इनके घर में पल रहा था और घर में ही इन्होंने हर चीज़ सीखा था। तो अब देख रहे हैं अजीत सिंह का भतीजा हो, ठीक है, अजीत सिंह अपने आप में बड़ा नाम है, ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे तो पंजाब में, और अजीत सिंह का भतीजा भगत सिंह है, तो ये क्यों नहीं होगा, है ना। चाचा पिता से बढ़ के काम करेगा तब तो बड़ा नाम होगा, और बड़ा नाम हुआ भी। चलिए ठीक है, तो ये बात हमने भगत सिंह जी के बारे में बता दिया कि उनके स्वैग के चक्कर में वो पकड़ा गए असेंबली बम केस में। और फिर लाहौर सेशन में हमने चेयरपर्सन के रूप में जवाहरलाल नेहरू और पूर्ण स्वराज जैसी बातें जो एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है, वो बात हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये उनका सेशन का है और ये है भगत सिंह। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी भी है सामने में, देखिए ये झंडा को लिए हुए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और इस ट्राई कलर के झंडे को डिज़ाइन किया था पिंगली बंकैया ने इस ट्राई कलर के झंडे को क्या किया था, डिज़ाइन किया था। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये जवाहरलाल नेहरू है। यहाँ पर देखिए भगत सिंह जी जेल में है, ठीक है, ये भगत सिंह के बच्चे का तस्वीर है, मतलब भगत सिंह के बच्चे का नहीं, उनके बचपना का। और ये भगत सिंह के डेथ का सर्टिफिकेट है। आई हियर बाई सर्टिफाइड दैट द सेंटेंस ऑफ डेथ passed on Bhagat Singh has been duly and that had said Bhagat Singh was accordingly hanged by the neck till he was dead। ऐसे करके पूरा का पूरा कहानी लिखा हुआ है जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पे सिग्नेचर है, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ शहीद भगत सिंह, इनमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर के एग्जामिन भी होगा कि अगर जिंदा है तो, ऐसा करके सब कुछ। तो ये भगत सिंह जी हैं जो जेल में है, ठीक है। और ये उनके साथ जो दो और लोग थे फांसी में, हालांकि फांसी पे बटुकेश्वर दत्त तो नहीं थे, राजगुरु थे, भगत सिंह थे, है ना। तो ये राजगुरु हैं, ठीक है, और ये बटुकेश्वर दत्त है। यहाँ पे ये बात मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भगत सिंह और राजगुरु है सैंडर्स को मारने में, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। भगत सिंह और राजगुरु है सैंडर्स को मारने में, और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त है असेंबली में बम फेंकने में। तो असेंबली में किसी को कोई हताहत नहीं हुआ, तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं पड़ा, इनको काला पानी की सजा मिला। तो फांसी किसको मिला? भगत सिंह, राजगुरु और एक और साथी है उनका नाम आप हमें बताएंगे, ठीक है। तो इन तीनों को फांसी पड़ा और बटुकेश्वर दत्त यहाँ पे जेल में काला पानी की सजा इन्होंने पाया, ठीक है। चलिए, हद हो गया, तीसरे का नाम याद नहीं आया है, चलिए कोई नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस मनाया गया और उस दिन जो ट्राई कलर झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पे, वो सारा कहानी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखते हैं 1930 में ही चिटगांव डकैती होता है। सुरसेन, मास्टर सुरसेन, ये है मास्टर सुरसेन, इनको मास्टर कहा जाता था, मास्टर दा। तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से क्रांतिकारी को मास्टर दा कहा जाता था। तो सुरसेन को मास्टर दा कहा जाता था क्योंकि ये टीचर भी थे। और ध्यान रखिएगा कि इन्होंने चिटगांव जो सशस्त्र डकैती था उसमें बहुत योगदान दिए थे। हालांकि स्वभाव से ये गांधीवादी थे, लेकिन कैसे ये शस्त्र के डकैती में योगदान दे दिए। दरअसल उस समय क्या था पॉइंट कि भारत की आज़ादी का पूरा एक लहर चल रहा था, और भारत के उस आज़ादी के लहर में, ध्यान रखिएगा, भारत के आज़ादी के उस लहर में जहाँ भी सहायता करने का मौका मिलता था, लोग अपने तरीके से सहायता करते थे, उसमें शामिल हो जाते थे। तो गांधीवादी होते हुए भी कुछ लोग क्रांतिकारिता की चीज़ों में शामिल हो जाते थे, और क्रांतिकारी होते हुए भी गांधीवादी और उनके विचारों में से सहमत रहते थे। तो ये दोनों आपस में थोड़ा सा घुला मिला सा मामला था, जो कि आप मास्टर सुरसेन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1930, ठीक है। और 1930 का एक और महान घटना होता है, और उस महान घटना में हमारे यहाँ दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, दोनों बातें, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की शुरुआत होती है। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च ये क्या है उसके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस समय तक महात्मा गांधी जी को एक बार और इस बात का पूरा अनुमान हो गया कि देश में आंदोलन चलना चाहिए, देश में आंदोलन का पूरा मांग है। ये बात महात्मा गांधी जी को पूरा का पूरा पता चल गया, तो उन्होंने आंदोलन करने की ठानी। इस समय कांग्रेस ने जरूर मना किया था, तो महात्मा गांधी जी इसी समय कहते हैं कि मैं एक मुट्ठी बालू से देश में कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, थोड़ा सा गुस्से में थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने ये बात बताया। अच्छा, और खुल के आंदोलन किया, उन्होंने अंग्रेज को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि, और आंदोलन का कारण क्या था, आंदोलन का कारण था नमक, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नमक जैसे चीज़ों पे जो आप टैक्स लगा रहे हैं, जो अमीर गरीब सबकी ज़रूरत की चीज़ है, जिसके बिना खाना नहीं हो सकता है, ये अमानवीय है, मानवता के से परे है, ठीक है। तो आप इस पे टैक्स नहीं लगाएंगे, नहीं तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम दांडी तक जाएंगे और वहाँ आपके नमक कानून को तोड़ेंगे, और आप अगर रोक सके तो रोक ले। ये स्पेशल एकदम खुला चैलेंज था महात्मा गांधी जी के द्वारा, कोई छुपी हुई बात इसमें नहीं थी। अंग्रेज भी इसके लिए पहले से तैयारी करके रखा था, ये बात भी आप जान लीजिए। तो महात्मा गांधी जी तय दिन के समय में, अब कहते हैं कि तय दिन से पहले ही उनके साबरमती आश्रम में बहुत सारे लोग जमा होना शुरू हो गए थे, लेकिन महात्मा गांधी जी अपने 28 सहयोगियों के 78 फॉलोअर्स नहीं लिखना चाहिए मुझे, सहयोगी लिखना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अपने 28, यहाँ पे लिखा मैंने सहयोगी, तो अपने 28 सहयोगियों के साथ 240 मील की यात्रा किया 24 दिनों में, 240 मील की यात्रा किया 24 दिनों में, और इस यात्रा को दांडी यात्रा कहा गया। और चूंकि ये नवसारी जिले में है दांडी, एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है कि दांडी कौन से जिले में, तो मैंने लिखा है नवसारी जिला, ठीक है, लिखा ना नवसारी जिला, देखो नवसारी डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, तो दांडी का है नवसारी डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ से कहाँ तक, तो साबरमती से दांडी की यात्रा किया इन्होंने, 240 मील का 24 दिनों में समाप्त किया इस यात्रा को। और दांडी नामक स्थान पे जो कि नवसारी जिले में है, वहाँ पे नमक को उठाते हैं एक मुट्ठी और नमक कानून को तोड़ते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्र में नमक बनता है, समुद्र के खारे पानी से, और ये नमक उठा रहे हैं मुट्ठी भर, देखिए महात्मा गांधी जी, ठीक है, उसी समय का तस्वीर है। और ये नमक आंदोलन यहाँ से शुरू हो जाता है, नमक सत्याग्रह, और इसको नमक के कानून को तोड़ने के साथ या दांडी यात्रा के साथ ही शुरू हो जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसको CDM के रूप में लोग पढ़ते हैं। इतिहास जो अच्छे से पढ़ने वाले हैं, मतलब अच्छे से कहने का मतलब जो विशद अध्ययन करने वाले हैं, वो CDM करते हैं। तो कोई CDM बोलेगा तो आप परेशान न होंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात इन्होंने किया होगा, अगर किसी ने CDM बोल दिया तो एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके साथ शुरू हुआ, तो नमक सत्याग्रह के साथ, या फिर ऐसा कि दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। ऑप्शन में जो आए उसके साथ, कभी भी ये मत ऑप्शन में टिक कीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ दांडी यात्रा शुरू हुई या नमक आंदोलन शुरू हुआ, ऐसा गलत हो जाएगा। नमक आंदोलन को पहले रखिए, नमक मुद्दा प्रायोरिटी में था, तो नमक आंदोलन के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ ऐसा करके, या दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ ऐसा करके आंसर करेंगे, ठीक है। उल्टा नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे तो वो गलती कर देगा, ठीक है ना। चलिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, पूरे देशव्यापी आंदोलन है, और मैंने आपको पहले भी कहा कि इतिहास पढ़ते हुए ये एक पड़ाव है। 1920 जिस तरीके से पड़ाव है, 1930 पड़ाव है, 1942 पड़ाव है, तो एक पड़ाव है। अब इस पड़ाव में क्या होता है, और जैसा कि महात्मा गांधी के आंदोलन में होता है, क्या होता है, बहिष्कार करेंगे, असहयोग करेंगे, अपील करेंगे, ठीक है, स्वदेशी के लेकर के बात करेंगे। तो ये महात्मा गांधी जी के आंदोलन का प्रमुख क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रमुख हथियार है। ये सारी चीज, अहिंसा, सत्याग्रह, बहिष्कार, असहयोग, अपील, यही सब महात्मा गांधी के आंदोलन का सत्याग्रह है, और वही आंदोलन का हथियार है, और वही सब महात्मा गांधी करते भी है, CDM वही सब करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी समय आंदोलन चल रहा था, और ठीक इसी समय
1930 में ही क्या बोलते हैं आरटीसी चलती है, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आरटीसी लोग बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको राउंड टेबल प्रथम गोल मेज सम्मेलन, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा मिल जाएगा, परेशान नहीं होंगे। प्रथम गोल मेज सम्मेलन। अच्छा, ये गोल मेज सम्मेलन कहाँ होता है? लंदन में, आरटीसी। और इस गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेने से इनकार करता है, ऐसे बोल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से बोले तो कांग्रेस इसका बहिष्कार करते हैं। आईएनसी बॉयकॉटेड आरटीसी। और चूंकि आईएनसी अभी पूरे महात्मा गांधी के रहमो करम पे चल रहा था, वही अपने तरीके से आईएनसी को चला रहे थे, तो ध्यान रखिएगा आरटीसी का महात्मा गांधी या आईएनसी क्या करते हैं? विरोध करते हैं 1930 में। अब जब आरटीसी का विरोध किया तो वहाँ अंग्रेज का कान खड़ा हो गया कि भैया अगर कांग्रेस नहीं आएगा आरटीसी में तो फिर आरटीसी तो सही तरीके से होगा नहीं। तो ठीक अगले ही साल फिर से एक आरटीसी की बात की गई कि 1931 में एक आरटीसी होगी, फिर से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन इसमें कांग्रेस को आना जरूरी है। इस आरटीसी में कहानी को समझिए, कहानी के हिसाब से बात करेंगे। इसमें कांग्रेस को आना जरूरी है और ये जिम्मेदारी दिया गया तब के वायसराय किसको? इरविन को। तो इरविन को तब के वायसराय को ये जिम्मेवारी दिया गया। ये है इरविन, ये क्या है? इरविन है, ध्यान रखिएगा, इरविन। इनको क्या जिम्मेदारी दिया गया कि आप जो है ना कांग्रेस को लेकर के कहाँ? आरटीसी यानी कि कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे, कहाँ? लंदन। कांग्रेस को आप शामिल होने के लिए मनाइए किसी भी तरीके से। और चूंकि भारत का ये सर्वे सर्वा होते थे उस समय, ठीक है, तो इन्होंने महात्मा गांधी से बात करने की चाही। महात्मा गांधी चूंकि उस समय CDM सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थे, इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो स्प्रू और जैकर दो भारतीय हैं, यहाँ पे मैंने नाम लिखा और कभी कभी एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये हायर लेवल पे क्वेश्चन बनता है और मैंने 2-3 बार यूपी PCS देते हुए और UPSC देते हुए इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। यूपी PCS में पूछा था स्प्रू और जैकर के बारे में। तो स्प्रू और जैकर यहाँ पे मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं और वो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में मध्यस्थता करते हैं और कहीं ना कहीं दोनों के पैक्ट को कराने में कामयाब हो जाते हैं और इसी को कहा जाता है 1931 का गांधी इरविन पैक्ट। और इस समय एक बात अपने जेहन में रखिएगा कि असेंबली बम केस के कारण भगत सिंह जी जेल में बंद हैं, जेल में बंद है अभी, ठीक है, भगत सिंह जी जेल में बंद है, उनके साथ राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त सब जेल में बंद है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए गांधी और इरविन का पैक्ट होता है और इस पैक्ट का कुछ कहानी होता है। उस कहानी में मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि कुछ चीज़ों पर से पर्दा हटे, ठीक है ना, मेरे द्वारा अगर कुछ हट जाए तो अच्छी बात है। दरअसल इसमें 2-3 बातें होती है। एक बात होता है कि दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। महात्मा गांधी जी का पक्ष था कि आप जो है ना जो भी राजनीतिक बंदी हैं उसको आप रिहा करें, पहला पक्ष महात्मा गांधी जी का था। फिर नमक का जो आप टैक्स लगा रहे हैं उसका जो कानून है उसको वापस ले, ये दूसरा पक्ष था। और भी 3-4 बातें थी। 2 पक्ष में महत्वपूर्ण रूप से आपको बता रहा हूँ कि राजनीतिक बंदियों को रिहा करना, ध्यान रखना, राजनीतिक बंदियों को रिहा करना और नमक के जो कानून है उसको वापस लेना। इरविन की तरफ से पक्ष था कि आप CDM को यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देंगे और RTC के लिए आप इंग्लैंड चलेंगे, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आप इंग्लैंड जाएंगे, ये इसके तरफ से पक्ष था। इसी समय बहुत सारे लोगों के द्वारा महात्मा गांधी को ये कहा गया और महात्मा गांधी के यहाँ आवेदन भी आया और लोग भी आए, सब आया कि आप उस पैक्ट में भगत सिंह को आज़ाद कराने की बात करेंगे। अब यहाँ पे लोग सीधे सीधे महात्मा गांधी को दोष देते हैं कि महात्मा गांधी चाहे ही नहीं भगत सिंह को आज़ाद कराने के लिए, इसलिए भगत सिंह को फांसी लग गया। अगर महात्मा गांधी चाहते कि भगत सिंह आज़ाद हो जाएं तो वो ज़रूर आज़ाद हो जाते। ये बात का मैं थोड़ा सा खंडन करूंगा, इसलिए कि महात्मा गांधी अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए थे। आप उसको पढ़िए और वो चिट्ठी जो है ना, आप अगर RTI करेंगे तो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल जाए। अगर वहाँ नहीं गया होगा तो चिट्ठी चला गया होगा कहाँ, इंग्लैंड में, आई होप यही होगा। उसमें महात्मा गांधी जी ने चिट्ठी भी लिखा था, आवेदन दिया था और बहुत सारी बातें हुई थी। और इसमें इरविन को कहा था कि भगत सिंह को लेकर के राजनीतिक बंदी में भगत सिंह को भी शामिल थे, लेकिन इरविन सबके लिए तैयार हो जाता है, भगत सिंह के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि इरविन को
तो इंग्लैंड से आदेश आता है कि भगत सिंह के ऊपर कोई बात नहीं होगा या उनको आज़ाद नहीं करेंगे। तो इरविन भगत सिंह को आज़ाद करने से मना कर देता है या फिर जो भी यहाँ पे घटनाक्रम होती है। लेकिन गांधी जी अपने तरफ से पूरा पक्ष रखते हैं, इसमें आप उनको दोष नहीं दीजिए कि वो अपना पक्ष नहीं रखते हैं। अब लोग क्या कहते हैं कि अगर गांधी जी अपना पक्ष रखे और वो उन्होंने नहीं माना तो उनको साइन ही नहीं करना चाहिए था इस पैक्ट पे और आगे फर्दर कोई बात नहीं करना चाहिए था। तो देखिए, साइन ना भी करते तो भी कोई फर्क नहीं, वो भगत सिंह को फांसी देता, और साइन कर भी दिए तो भी भगत सिंह को फांसी देता। तो अल्टीमेटली उनको यही करना था। और दूसरी बात, गांधी जी साइन नहीं करना चाहते थे। आपको मैं बता दूं कि जब गांधी जी इंग्लैंड जा रहे थे सेकेंड आरटीसी के लिए तो उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि मैं खाली हाथ लौटूंगा। मतलब उनको पहले से आशंका था कि कुछ फैसला नहीं होने वाला है। एक कवि थे शायद बंगाल के उड़ीसा के, उन्होंने कहा था कि जाके ये विष का प्याला भी पी आइए गांधी जी, मतलब हे गांधी आप इस विष के प्याला को भी पी आइए, जाकर के वहाँ से बात करके आ जाइए। तो ये बातें थी कि ये जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होगा सेकेंड आरटीसी का वो सफल नहीं होगा, ये पूरी बातें थी। लेकिन इसके आड़ में ये भी बात थी कि भगत सिंह को वो छोड़ेगा नहीं, और हम जाएं या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो अपना काम करना वो करेगा। ठीक है, ये बात था। अब इतने आसानी से मैं तो बोल गया, भगत सिंह की तरफ से सोचे तो कैसा लग रहा है, या फिर जो हमारे तरफ से, हम जो भगत सिंह के दीवाने उनके तरफ से सोचे तो बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा गांधी को एक तरफा ब्लेम करना भी ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि सेकेंड आरटीसी में आईएनसी एग्री हो जाते हैं कि हम सेकेंड आरटीसी में भाग लेंगे। आईएनसी एग्री हो जाता है और वहाँ सीडीएम भी रोक देता है, दोनों एग्री हो जाते हैं। ये भी कुछ पॉइंट पे एग्री होते हैं, भगत सिंह के पॉइंट पे एग्री नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। 1931 में सेकेंड आरटीसी होता है, और कहाँ होगा आरटीसी? लंदन में ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। और यहाँ से एग्जाम के क्वेश्चन पूछे हैं कि किस आरटीसी में आईएनसी भाग लिए थे। तो सेकेंड आरटीसी में एकमात्र आरटीसी जिसमें गांधी जी आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस भाग लिए थे, एकमात्र आरटीसी जिसमें गांधी जी भाग लिए हैं। आईएनसी का जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो गांधी जी थे उस आरटीसी में, ये भी बात एग्जाम में क्वेश्चन होता है। तो ये सारी बातें आप अपने तरीके से देख लीजिएगा कि एकमात्र आरटीसी जिसमें आरटीसी जिसमें आईएनसी भाग लेते हैं तो वो कौन होता है? सेकेंड। तो गांधी जी जाते हैं इंग्लैंड, वहाँ पे भाग लेते हैं। अब वहाँ की कहानी कुछ इस तरीके का है, वो बताता हूँ। जब गांधी जी वहाँ जाते हैं तो ये है बाकर बिल्ला, देख रहे हो ना इसके शरीर में, इसका वजन देख रहे हो कैसा ऐसा करके देख रहा है। इसका नाम है चर्चिल। इसने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था, अर्धनंगा फकीर, क्योंकि ये हमेशा आधा कपड़ा पहनते थे, तो अर्धनंगा फकीर कहा था इस चर्चिल ने। और यही चर्चिल आगे चल करके, अभी प्रधानमंत्री नहीं है, आगे चल करके प्रधानमंत्री बनता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी के समय में होता है, चर्चिल के समय में भी। चलिए ठीक है, ये चर्चिल है। अब आगे बात करते हैं। तो गांधी जी वहाँ जाते हैं, उसी तरीके से अपने अर्धनग्न कपड़े में टूटे हुए चम्मच के साथ दही खा रहे होते हैं। मतलब ये सारी कहानियाँ हैं, अब कितना सही है कितना गलत है अलग बात है, लेकिन हाँ वहाँ पे इनको अर्धनंगा फकीर कहा जाता है। और वहाँ पे कहते हैं कि गांधी जी को जब दही दिया गया तो टूटे हुए चम्मच से दही खा रहे थे, तो लोगों ने उसके ऊपर बात कहा तो बोला कि ये भारत है, मतलब भारत का आपने ये हाल कर दिया है जो आप देख लीजिए। मतलब एक संकेत, जानते हो और नेताओं का संकेत तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ें हैं, अब इसमें कितना सही कितना गलत है वो अलग बात है, लेकिन ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और उसके बाद समय आता है 23 मार्च 1931 का, जो पूरे भारत के लिए सबसे शोक का समय होता है, कि जब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पे लटका दिया जाता है, यानी कि उनको फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। और ये हंस करके फांसी क्या करते हैं? मेरा रंग दे बसंती चोला वाली कहानी यहाँ पे शुरू हो जाती है, और भगत सिंह वहाँ पे फांसी पे लटक जाते हैं, और पूरे दिन पूरा देश एक शोक में व्याप्त हो जाता है। 23 मार्च 1931 को, 1931 को ध्यान में आप इसे रखिएगा इस बात को। और थोड़ा सा मैं भगत सिंह के बारे में जो पहले बात बताया है कि वह अजीत सिंह के भतीजे थे, नौजवान सभा की स्थापना किया था, ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखा भी है, तो प्लीज़ आप इस बात को एक बार देखिए और इसको थोड़ा सा समझिए कि जो मैंने क्या क्या लिखा है। भगत सिंह, आर्टिकल है फिलॉसफी ऑफ बम, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये दोनों एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। इंस्टीट्यूशन, नौजवान सभा, लाहौर छात्र संगठन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का बन जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ये है आरटीसी और ये हमारे महात्मा गांधी।
ठीक है, सेकेंड आरटीसी है ना। चलिए, तो ये सेकेंड आरटीसी है और ये हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, देख लीजिए इन तीनों दीवानों को, है ना। ये है। चलिए, तो इनका एक शायरी भी है कि मर के भी वतन से मेरी मिट्टी से मर के भी वतन की खुशबू आएगी, ऐसा करके इनकी शायरी है कि दिल से निकलेगी ना मर के वतन की। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या इनकी शायरी है जो इन्होंने लिखा था कि दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। ये इन लोगों की पूरी बातें थी जो बात हमने आपके साथ शेयर किया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आरटीसी फेल हो गया, ठीक है, सेकेंड आरटीसी में कुछ नहीं निकला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1931 की बात करते हैं। कराची सेशन जो सरदार पटेल के द्वारा इनका चेयरपर्सन थे और पहली बार फंडामेंटल राइट को यहाँ पे क्या किया गया था, डिस्कस किया गया था। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सरदार पटेल के ये चेयरपर्सन थे, सरदार पटेल इस समय, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे एक बात आती है 1932। जैसे ही सेकेंड आरटीसी, अब मैं कहानी थोड़ा सा आगे लेकर के बढ़ता हूँ। जैसे ही सेकेंड आरटीसी फेल हुआ, यानी कि वहाँ पे कोई वार्ता नहीं निकल के आई सेकेंड आरटीसी में, वो और यहाँ पे आकर के गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं दोबारा से। तो उनको पकड़ लिया जाता है और पकड़ के यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है, वर्धा के यरवदा जेल में, ऐसा ही है, ठीक है। तो यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है गांधी जी को, है ना। और वहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं रामसे मैकडोनल्ड। ये है, इसके नाम में राम लगा हुआ है, फिर भी देखो साला कैसा है, मैकडोनल्ड। तो ये रामसे मैकडोनल्ड है, ठीक है ये। और ये एक अवार्ड जिसको बोलते हैं ना पुरस्कार, वो लेके आता है भारत में 1932 में, मैकडोनल्ड अवार्ड। और इस मैकडोनल्ड अवार्ड में खास बात क्या है वो बता दूं, क्यों इतना फेमस है। तो फेमस इसलिए है क्योंकि इस मैकडोनल्ड अवार्ड में इसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कम्युनल अवार्ड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मैं मिटाता हूँ और लिखता हूँ कुछ, कम्युनल अवार्ड, ठीक है, अवार्ड भी इसको कहा जाता है। या तो कम्युनल अवार्ड पूछ लेगा कि कम्युनल अवार्ड किसने लाया था, तो मैकडोनल्ड ने, रामसे मैकडोनल्ड बोला जाता है इसे। और या रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड क्या है, तो है क्या वो समझिए। है ये कि राम से, जो यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रहा है, नाम में राम लगा हुआ है, ठीक है, तुम्हारा नाम ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो है ना क्या करते हैं कि एक पूरा का पूरा घोषणा करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो देश के डिप्रेस क्लास है, जिसको बोलते हैं ना वंचित वर्ग है, उस वंचित वर्ग को अल्पसंख्यक की दर्जा देने की कोशिश किया और उसके लिए अलग से पृथक निर्वाचन की बात की। मतलब ये वही बात दोहरा रहे हैं जो बात 1909 में इस मुसलमानों के लिए दोहराया गया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। वही बात यहाँ पे फिर से दोहराया गया। तो इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तो रखा ही गया और उसमें ऐड किसको कर दिया गया, भारत के वंचित वर्ग, जिसको दलित वर्ग बोल सकते हैं, डिप्रेस क्लास बोल लीजिए, वंचित वर्ग बोल लीजिए, जो आप बोलना चाहते हैं उसको बोल लीजिए। और कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया। और ये बात जो हमारे B.R. अम्बेडकर साहब थे, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक्सेप्ट किया। लेकिन ये बात जब यरवदा जेल में बंद महात्मा गांधी को पता चला तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया और अनशन पे बैठ गए। अनशन पे इसके इस अवार्ड के खिलाफ में, मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया, ठीक है, अनशन पे बैठ गए। कौन? गांधी जी। तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। उनका पूरा मानना था कि अगर आपको सीट देना है, रिजर्वेशन देना है, तो वो दे दीजिए, एक के बदला 4 दीजिए। आप आगे देखेंगे कि 71 सीट के बदले 148 सीट दे दिया जाता है, आप वो दीजिए, लेकिन उसको एक अलग एंटिटी के रूप में आप घोषित नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने मुसलमानों को अलग एंटिटी 1909 में दे दिया था। ऐसा नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा आंदोलन कमजोर हो जाएगा, हम कमजोर हो जाएंगे, देश आज़ाद नहीं हो जाएगा, हम बढ़ जाएंगे और जीवन भर ये राज करते रहेगा, ये बाकर बिल्ला सब, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी का पूरा सोच था। जो डॉक्टर साहब थे, यानी डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर साहब, ये इन्होंने एक्सेप्ट किया था। किस लिए? क्योंकि विधानसभा में रिप्रेजेंटेटिव ये ढूंढते थे, ये चाहते थे कि दलित वर्ग भी विधानसभा जाए, वहाँ उनका उत्थान हो, वो भी अपनी बात रखे, भारत के जो कानून मेकिंग है उसमें इनका योगदान हो। मतलब मिला जुला करके ये कहीं ना कहीं उत्थान की बात
इनके मन में था। उत्थान की बात महात्मा गांधी के मन में भी था, लेकिन जो तरीका था उसको लेकर के दोनों के बीच में विभेद था। मैंने आपको क्या कहा, मनभेद और मतभेद, तो यहाँ पे मतभेद है, ठीक है, तरीका को लेकर के मतभेद है, इनके तरीका और महात्मा गांधी जी के तरीका। अंत में क्या हुआ कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ और इसे 1932 में पूना पैक्ट कहा गया या गांधी अंबेडकर पैक्ट। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ, तो गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ पूना पैक्ट, ये बाद में क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। तो गांधी अंबेडकर पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट जिसको कहा गया। इसमें क्या हुआ, तो इसमें अंबेडकर जी और गांधी जी दोनों को मनाने का कोशिश किया गया और सेपरेट इलेक्टोरेट को रखा गया कि नहीं, सॉरी, सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म कर दिया गया, यानी कि जो डिप्रेस क्लास को अलग इंटिटी घोषित किया गया था उसको समाप्त किया गया, लेकिन रिजर्वेशन की जो सीट थी उसको बढ़ा दिया गया, यानी कि जो 71 सीटें मिल रही थी रिजर्व सीटें डिप्रेस्ड क्लास को, उसको बढ़ा करके 148 सीट कर दिया। इस बात पे मतलब आप 148 जो लोग हैं, 148 जो रिप्रेजेंटेटिव है डिप्रेस क्लास का, वो अब कहाँ जा सकते हैं, काउंसिल में जा सकते हैं, विधानसभा विधान परिषद में जा सकते हैं, ठीक। ये बात मान गए अंबेडकर जी और गांधी बाबा भी मान गए और दोनों के बीच में क्या हो गया, समझौता हो गया दोनों के बीच में, और इसी समझौता को पूना पैक्ट कहते हैं, पूना पैक्ट। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है 1932 में। और ये पूना पैक्ट किस लिए हुआ था, क्योंकि रामसे मैकडोनाल्ड ने एक अवार्ड लाया था जिसमें डिप्रेस्ड क्लास को एक अलग इंटिटी के रूप में घोषित किया गया था, जिस तरीके से मुसलमानों को 1909 में घोषित किया गया था उसके खिलाफ में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, 1932 कर लिया हम लोगों ने, अब चलते हैं 1932 के आगे। 1932 में ही थर्ड आरटीसी, तीसरा आरटीसी हुआ, कहाँ होगा, लंदन में होगा, सिंपल बात है। और आईएनसी इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, सिंपल बात है। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं या थे जो तीनों आरटीसी में भाग लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र भारतीय थे जो तीनों आरटीसी में क्या लिए, भाग लिए थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है, तो इन साहब को जरूर ध्यान में आप रखेंगे। चलिए ठीक है, अब 1934 की बात आती है, 1934 की, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, संस्थापक है जेपी नारायण। जेपी आंदोलन जानते हैं ना, ये बहुत बाद का आंदोलन है, ये उस समय से एक्टिव है, तो जेपी बाबू, ये है जेपी, ठीक है। और कौन थे यहाँ पे देखिए, आचार्य नरेंद्र देव, तो ये है आचार्य नरेंद्र देव। इन दोनों ने समाजवादी पार्टी की स्थापना किया 1934 में, और एग्जाम का क्वेश्चन बहुत बार बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया जेपी बाबू और आचार्य नरेंद्र देव, और भी थे इसमें, रघुवरचारी थे, है ना, वीर रघुवरचारी। तो ये सब जो है ना, मीनू मसा, ये लोग यहाँ पे क्या बोलिए, स्थापना किए किसका, समाजवादी पार्टी का। और आज का समाजवादी पार्टी है ना, जानते हैं किसका है, चलिए कमेंट करो किसका समाजवादी पार्टी है। और इलेक्शन भी होने वाला है, उसका चुनाव चिन्ह भी बताना हमको जरा एक बार। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जरा इसके बारे में हम लोग बात कर ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में। ये भी एक तरीके का पड़ाव है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भारतीय जो संविधान का निर्माण हुआ है उसमें ये सबसे बड़े स्रोत के रूप में निकल के आए हैं। और जब हम आपको संविधान पढ़ाए थे तो उनमें मैंने आपको बताया था, तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ये बात मैंने आपको पढ़ाया था 1935 के गवर्नमेंट एक्ट के बारे में बात। तो 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में क्या क्या है, वो सारी बातें मैं यहाँ पे आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ तेजी से, और एग्जाम का क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व करते हुए चलेंगे, जितने भी क्वेश्चन है। ये इसको छोड़ दो, ये सबसे बड़ा स्रोत है, ये बात मैंने बता दिया। और इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, और इस ऑल इंडिया फेडरेशन में कौन कौन शामिल थे, तो मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटिश प्रोविंस, यानी कि जो ब्रिटिश प्रोविंस है, प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस, और प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट अगर हिंदी में बात करें तो रियासत और प्रांत, ये दोनों शामिल होकर के एक संघ का निर्माण करेगा। ये बात 1935 के एक्ट में कहा गया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा,
पूछा है। ठीक है, वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां दी गई, रेसिड्यूरी पावर। आज रेसिड्यूरी पावर हमारे किसके पास में, केंद्र के पास में, उस समय किसके पास था, अवशिष्ट शक्तियां दी गई। और चूंकि आपको जो पॉलिटी में हमने तीनों सूचियां पढ़ा चुके हैं, तो सबसे पहले इसी एक्ट में तीनों सूची की बात की गई थी, यानी फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और आज क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और उस समय क्या था, फेडरल लिस्ट, प्रोविंस लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बारे में आप जानते हैं, बस को रिलेट कर लीजिए। और अगर को रिलेट नहीं कर पाएंगे तो बहुत पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप खोपड़ी को जब तक नहीं खोलेंगे तब तक चीजें आसान नहीं होगी, तो वहां से को रिलेट इसको कर लीजिए, हो जाएगा काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1935 के एक्ट में और क्या कहा गया। 1935 के एक्ट में जो एग्जाम का क्वेश्चन बहुत बारी बना हुआ ये है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया कहां, प्रांतों में। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कहां से हुई थी, तो 1919 के अधिनियम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मैं बार बार रिवीजन करके सब आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के द्वारा 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की बात की गई थी। लेकिन 1935 के एक्ट में प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करने की बात यहां पे की गई। यह बात समझ में आ गया। उसके बाद प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई, यहां पे प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई यहीं पे। ठीक है, यानी कि प्रांतीय स्वायत्ता। और दूसरा जो कंफ्यूजिंग है उसको समझिए कि केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने की बात किया, यानी कि प्रांतों से द्वैध शासन को हटाना और केंद्र में द्वैध शासन को लागू करना, ये काम 1935 का एक्ट किया। और 1919 का एक्ट प्रांत में द्वैध शासन लागू करने का काम किया। तो कंफ्यूजन नहीं रखिएगा आप अपने मन में, मैंने सारी बातें आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। इसी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की गई, इसी में संघीय न्यायालय की बात की गई। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं, संघीय न्यायालय की बातें, जो कि आगे चल करके क्या बन जाता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट बन जाता है, इसी में की गई थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें से 11 में से 6 प्रांतों में, जो यहां पे लिखा हुआ है, द्वैध शासन की शुरुआत द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत किया था, जिसमें बंगाल, बॉम्बे जो आज महाराष्ट्र है, मद्रास बिहार, मद्रास जो तमिलनाडु, ठीक है, असम और संयुक्त प्रांत जो आज यूपी है, यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था शुरुआत किया था। और आप द्विसदनीय व्यवस्था के बारे में जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है द्विसदनीय व्यवस्था और भारत के किन किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक कमेंट कीजिए कि भारत के किन किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, आप कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 1935 से आगे बढ़ते हैं और 1937 1935 के बेस में ही 1937 में एक चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। और इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी विजय प्राप्त होता है। 11 स्टेट में से 7 में कांग्रेस जो है ना सरकार बनाती है। और एग्जाम का क्वेश्चन है ये, कितने स्टेट में कांग्रेस सरकार बनाती है, तो 11 में से 7 स्टेट में कांग्रेस क्या करती है, सरकार बनाती है। और 2 स्टेट में मिलीजुली सरकार होती है और 2 स्टेट में वो सरकार नहीं बनाती है। 7 4 11 हो गया। 11 में से 7 स्टेट में कांग्रेस की पूरी मेजॉरिटी की सरकार है, 2 स्टेट में मिलीजुली सरकार है और 2 स्टेट में सरकार नहीं है। तो हमें ये बताना है, जो एग्जाम का क्वेश्चन कभी बना है एग्जाम में, कि कौन से 2 स्टेट हैं जहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। यहाँ पे मुस्लिम लीग की सरकार, बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और पंजाब में कृषक पार्टी की सरकार थी, ऐसा करके था कुछ। तो ध्यान रखिएगा, इस जगह पे कांग्रेस की सरकार नहीं थी। लेकिन ध्यान रखिएगा 7 जगह पे कांग्रेस सरकार थी। 11 प्रांतों में, जैसे संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया, मद्रास हो गया, ये महाराष्ट्र में यानी कि बम्बई में मिलीजुली सरकार थी, बम्बई में मिलीजुली सरकार थी। तो ये इन तरीके से 11 में से 7 में पूर्ण सरकार, 2 में मिलीजुली और 2 में सरकार नहीं। 1937 का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, और इस इलेक्शन के बारे में और भी बात बताते हैं। और इस इलेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस इलेक्शन के बाद जो सरकार बनी 7 प्रांतों में, वो सरकार कितने दिनों तक चली। तो वो सरकार चली 28 महीनों तक। और बिपिन चंद्रा की ये 28 महीने की सरकार एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, आपको बता देता हूं मैं। और एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है 28 महीने की सरकार, ध्यान रखिएगा। तो कितने महीने तक चली, 28 महीने तक।
ठीक है। ये सरकार क्यों गिर गई या इस्तीफा क्यों दी? गिरी नहीं, इस्तीफा दे दिया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का बना है। तो सरकार इस्तीफा इसलिए देता है क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। ये बात मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद जो वायसराय है वो कहते हैं कि भारत भी युद्ध में शामिल एक देश है, युद्धग्रस्त देश है। ये बात बिना किसी भारतीय नेता या बिना किसी भारतीय से संपर्क करके इन्होंने ऐलान कर दिया और इस बात से नाराज होकर के सातों प्रांत और दो जो मिलीजुली सरकार है सबने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। और यही बात मैंने लिखा कि कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन अगेंस्ट दिस डिक्लेरेशन, यानी कि इस घोषणा के बाद कांग्रेस जो है ना क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो क्वेश्चन एग्जाम का बनता है कि कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा क्यों दिया? तो कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय को बिना पूछे हुए युद्ध में शामिल देश बता दिया गया या युद्ध में शामिल कर दिया गया। इस वजह से इसने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो ये पूरा जो सरकार बना और सरकार की इस्तीफा, ये सारी बात बता दी मैंने। 1937 में सरकार बना, 7 प्रांतों में फुल फ्लेज, 2 में मिलीजुली और 2 में सरकार नहीं बना। 28 महीने तक सरकार चली, बहुत बेहतर तरीके से चली। और फिर गवर्नमेंट के एक नीति यानी कि वायसराय के एक नीति के विरोध में कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया, सारे सरकार ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया विरोध में। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए। क्रिप्स मिशन, अब आगे बढ़ते हैं। 1942 1942 क्रिप्स मिशन, यहाँ पे 1940 में एक घटना होती है, वो बात मैं आपको बताया था 1940 का। फिर 1942 पे चलते हैं। 1940 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा। 1940 में व्यक्तिगत स्वतंत्र क्या बोलते हैं, सत्याग्रह चलाया जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाता है। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पहले सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही थे, पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे है ना, पहले सत्याग्रही। और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, JLN, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे और पहले सत्याग्रही से कई बार क्वेश्चन पूछा है, जो कि कौन थे, विनोबा भावे जी थे, जो भूदान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। तो भूदान आंदोलन से कौन जुड़े हुए, विनोबा भावे, जो आज़ादी के बाद दिखाई पड़ता है, लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ पे लिख लीजिएगा 1940 में। और 1940 में एक और बात लिख लीजिएगा, शायद वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखा है, आई होप जरूर लिखा होगा। 1940 में लाहौर में अधिवेशन होता है, लेकिन ये अधिवेशन कांग्रेस का नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का होता है और उसमें पाकिस्तान की मांग को लेकर के डिक्लेरेशन होता है। तो 1940 के 2 पॉइंट देखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह और लाहौर में अधिवेशन। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे हैं और लाहौर अधिवेशन ये मुस्लिम लीग के अधिवेशन है जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी। ये बात भी आप लिख लीजिएगा। अगर मैंने आगे PDF में लिखा है तो उसको हम फिर से एक बार क्या करते हैं, व्याख्या कर देंगे, और नहीं लिखा हुआ है तो आप अपने कॉपी में इसको ऐड कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्रिप्स मिशन, 1942 का क्रिप्स मिशन। ये है क्रिप्स, ये दिख रहा है ना, ये क्रिप्स है, बड़ा मुस्कुरा रहा है। ये भारत आया था। अब 1928 के मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट याद करना और इसको याद करना। तो 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आते हैं तो 1942 में ये प्रस्ताव लेके आते हैं कि आज़ादी के बाद, इनकी पूरी प्रस्ताव सुनिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ थोड़ा सा, लेकिन जो एग्जाम का क्वेश्चन वही लिखा हूँ, लेकिन पूरी प्रस्ताव सुनिए। क्रिप्स मिशन भारत आते हैं और ये भारत के नेताओं के साथ समझौता करना चाहते हैं। कैसा समझौता? तो ये कहते हैं कि भारत को आज़ादी के बाद हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। युद्ध के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हम लड़ रहे हैं उसके बाद हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। ये बात कहते हैं कौन? क्रिप्स, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद लड़ाई के बाद, और लड़ाई जबकि ये हार रहा है, अभी हिटलर बुरी तरीके से इसको पीट रहा है, चारों तरफ इसको पीट रहा है हिटलर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार में। अब वो विश्व युद्ध की बातें यहाँ पे लेके आएंगे तो चर्चा अलग चली जाएगी। भारत के नेताओं ने इनकी इन बातों को नहीं माना, खास करके महात्मा गांधी, और उन्होंने कहा कि दिवालिया होते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है ये प्रस्ताव। यानी कि एक प्रस्ताव एक ऐसा चेक है जो कि दिवालिया हो चुके बैंक का है, और वो भी
उत्तर दिनांकित मतलब बाद के समय का। तो बाद का समय मतलब अब लड़ाई के बाद क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस। तो आप एक चेक दे रहे हैं, लेकिन कब, लड़ाई के बाद, उत्तर दिनांकित, डोमिनियन स्टेटस चेक हो गया। और कौन दे रहा है, वैसा बैंक जो दिवालिया हो चुका है, यानी कि वैसा सरकार जिसको हिटलर बुरी तरीके से पीट रहा है। तो ये पूरी बातों को संदर्भ में जब आप समझ जाइएगा ना, तो किसी भी पीसीएस एग्जामिनेशन का जब राइटिंग करना शुरू कीजिएगा तो वहाँ पे आपकी राइटिंग खिल जाएगी गुलाब के फूल की तरह। ठीक है, समझना जरूरी है। चलिए, तो क्रिप्स मिशन की बात समझ में आ गया। ये डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव लेके आए थे, हम लोगों ने मना कर दिया। ऊपर से इनको हमने क्या कहा कि आप जो है ना डूबते हुए बैंक का एक चेक लेकर के आए हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा क्रिप्स मिशन को, यही है क्रिप्स मिशन। आगे बढ़ते हैं 1942। हाँ चलो, मैंने लिखा है, अच्छा है कि मैंने लिखा है। ठीक है, 1942 पहले बता दिया, लेकिन लिखा मैंने। क्या लिखा है, लाहौर सेशन किसका, मुस्लिम लीग का। ठीक है, पाकिस्तान का मांग किए थे मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन में। और इसमें कौन थे, देख लीजिए, इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये है इकबाल, इनका आइडियोलॉजी था इकबाल। ठीक है, ये इकबाल है जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। आगे चल करके ये पाकिस्तान के मांग में सबसे पहले पंक्ति में दिखाई पड़ते हैं। ये आप चूंकि इनके लिखे हुए गीत, इनके लिखे हुए कविता, इनकी लिखी हुई बातें हम आज तक गुनगुनाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। ठीक है, ये इकबाल ने लिखा था। और यही इकबाल आगे चल करके क्या कहते हैं, पाकिस्तान की मांग करते हैं। तो ऐसे ही होता है। अभी देखो मुनव्वर राना ने कितना सारा बात किया है ना, माँ के ऊपर कितनी सारी उनकी शायरी है, और मुनव्वर राना को कितना अवार्ड और कितने जान चाहते हैं लोग। और वही मुनव्वर राना जब अफ़गानिस्तान में क्या बोलते हैं, अफ़गानी जो कट्टरपंथी है उनकी सरकार बनी तालिबानियों का, तो मुनव्वर राना उनको सपोर्ट करते हैं। तो दिमाग कब चेंज हो जाता है, मतलब ये हर जगह है, ये ऐसा नहीं है। तो इसको समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, इकबाल ये है जिन्ना, और इनका मानना था ये पूरा श्रेय खुद को देते हैं पाकिस्तान बनाने में। ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ अपनी टाइपराइटर के सहायता से पूरा पाकिस्तान ले लिया। तो ये पूरा मान्यता खुद को लेते हैं, क्योंकि टाइपराइटर का नाम लेने का मतलब है कि टाइपराइटर कोई काम का नहीं है, उसको तो जो हम कहेंगे वही लिखेगा, और वही चीज़ डिक्टेट करके हमने पूरा पाकिस्तान ले लिया। तो इनका ये था। और ये है चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली साहब है, ये पाकिस्तान का फॉर्मेशन का एक पूरा का पूरा क्या दिए थे, विचार दिए थे पाकिस्तान के फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे लिखा हुआ आइडियोलॉजी ऑफ इकबाल, विजन ऑफ रहमत अली। रहमत अली ने कहा था कि पाकिस्तान, नाम था पाकिस्तान, पाकिस्तान नाम नहीं था, पाकिस्तान। और उस हर वर्ड से कुछ चीज़ें मिली हुई थी, कुछ कुछ प्रोविंसेस मिली हुई थी। ठीक है, उसको लेकर के इन्होंने पाकिस्तान बनाया था। किसने, चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, चलिए, और पॉलिटिकल डायरेक्शन किनका था, जिन्ना का था। और वहाँ पे पाकिस्तान लाहौर सेशन में पहली बार पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास हुआ। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है 1940। और 1940 में हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात की, विनोबा भावे की बात किया, जवाहरलाल नेहरू की बात हम लोगों ने पहले कर लिया है। ठीक है, और 1940 में ही अगस्त ऑफर आते हैं लिनलिथगो, भारत के वायसराय है, वायसराय है। और ये भी डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं भारत में, लिनलिथगो। ये वही बात करते हैं जो क्रिप्स मिशन आकर के करते हैं, जो कि बात हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लिनलिथगो का अगस्त ऑफर है या क्रिप्स मिशन है, ये सब किस लिए आए हैं आपको मालूम है? आपको मैं बताता हूँ किस लिए आए हैं। चूंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय लोग शामिल हैं, इस बात का विरोध में लोगों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, यानी कि एक संकेत था कि हम शामिल नहीं है। तो भारतीय लोगों का सपोर्ट, भारतीय लोगों का, यंग लोगों का सपोर्ट पाने के लिए ये तरह तरह के ऑफर लेके जल्दी जल्दी आ रहे थे। अगस्त ऑफर देख रहे हो ना, लिनलिथगो ऑफर जी भी बोलते हैं, क्रिप्स मिशन आपने 1942 में देखा, अभी आप देखेंगे, तो क्रिप्स मिशन लेकर के आते हैं। तो ये सारी चीजें तुरंत तुरंत लेके आते हैं इसी के लिए। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? क्रिप्स मिशन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो पढ़ चुके हैं आप। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय एक बार फिर महात्मा गांधी जो है ना, ये चाहते हैं कि भारतीय जो है ना, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय एक बार फिर से महात्मा गांधी चाहते हैं कि भारतीय अंग्रेज का सपोर्ट करे, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में। लेकिन इस समय महात्मा गांधी के जो कुछ अनुयायी होते बोलते हैं, बाबा देखिए 1914 में तो सब सुन लिया, अभी कोई सुनेगा नहीं, आज ज़्यादा बोलिएगा तो काम बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए चुप बैठिए। महात्मा गांधी बेचारा चुप हो गए, वो समझ गया कि हमारी बात मानने वाला नहीं है ये सब। ठीक है ना, चलिए, तो 1940 हो गया। 1940 में ही, 1940 में ही माइकल
वो डायर, वो कायर था, ये एक डायर है, नाम एक ही जैसा है। उधम सिंह ने इसे गोली मार दिया था लंदन में, उधम सिंह ने, महान उधम सिंह, ठीक है। किसको? 1940 में। किसको? माइकल डायर को। वो था जनरल डायर, यह है माइकल डायर। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग है। वो जनरल डायर, इसको हमने कायर कहा था, और ये माइकल डॉयर है। वो जनरल डायर 1919 वाला है, जालियांवाला बाग वाला, और ये 1940 का डॉयर है। हालांकि इनको लगा वही डायर है, इन्होंने गोली मार दिया। अच्छा काम किया, अरे कोई डायर तो है, मारो गोली, मार दिया गोली, ठीक है। 1940 में गोली मार दिया, चलो ठीक है। उसके बाद 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत से भागते हैं, क्योंकि इनको नज़रबंद कर दिया होता है तब तक सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में छोटा सा बात जब यहाँ पे आ गए हैं तो मैं आपको बता दूं। अच्छा, 1942 का हमने वो क्रिप्स मिशन बता दिया, ये बात याद रखिएगा। थोड़ा सा सीक्वेंस में वो थोड़ा सा गलती हो गया, तो उसको आप एक बार समझ जाएंगे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन से पहले हरिपुरा अधिवेशन, इस दोनों कांग्रेस अधिवेशन के चेयरपर्सन होते हैं। तो इनके बारे में कुछ बात बता दूं। सुभाष चंद्र बोस भी आईसीएस पास थे, ठीक है, लेकिन वो छोड़ देते हैं अपनी नौकरी, भारत के क्रांतिकारी में शामिल हो जाते हैं और हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। उसके ठीक अगले साल त्रिपुरी यानी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। ये बात अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, 1939 में। तो त्रिपुरी अधिवेशन में क्या होता है, अब सुभाष बोस और महात्मा गांधी जी के बारे में आप जान रहे हैं क्या कहानी चल रहा है, तो मैं इस कहानी को थोड़ा अच्छे से समझा दूं ताकि आपको इंटरेस्ट लगे। तो त्रिपुरी अधिवेशन में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस की जगह पे महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन में खड़ा हो जाते हैं। अब महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर देते हैं, सुभाष बोस उस तरफ खड़े हैं। इलेक्शन होता है, इलेक्शन में यानी कि जो अध्यक्ष बनेगा उसका चुनाव होता है, तो सुभाष चंद्र बोस उसमें जीत लेते हैं, यानी कि उस अध्यक्ष पद को जीत लेते हैं। और महात्मा गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है। सुभाष चंद्र बोस जब पट्टाभी सीतारामैया को 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनने के लिए हरा देते हैं वोटिंग में, तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट होता है कि पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी हार है, व्यक्तिगत हार है, ऐसा महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट बहुत तेजी से फैला और कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का जो एक मतभेद था वो लोगों को समझ में पहले से भी आ रहा था और भी धरातल पे आ गया। तो सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ पे इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा दे करके कांग्रेस छोड़ देते हैं, कांग्रेस भी छोड़ देते हैं। तो कांग्रेस छोड़ते ही सुभाष चंद्र बोस जी को नज़रबंद कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस छोड़ते ही सुभाष चंद्र बोस जी को नज़रबंद कर दिया जाता है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जब 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो फिर अध्यक्ष कौन बना, तो लोग पट्टाभी को टिक मार देते हैं, जबकि गलत है, अध्यक्ष बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा। तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव जीतने के बाद भी इस्तीफा दे दिया था महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस नजरबंद हो गए थे। तो 1941 में वही सुभाष चंद्र बोस भागते हैं, भाग करके और सिंगापुर वगैरह ऐसे रास्ते होते, जर्मनी पहुंचते हैं, वहां से यूएसएसआर पहुंचते हैं, यूएसएसआर से सिंगापुर आते हैं कुछ इस तरीके से, और पूरा आर्मी को व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं, आर्मी बनाते भी हैं और फिर अंग्रेजों से लड़ने की पूरी उनकी मुहिम होती है। तो ये बातें तो हम समय के साथ देखेंगे, लेकिन बस सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में छोटा सा पॉइंट हमने आपको बताने की कोशिश किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए 1942 में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बाय रास बिहारी बोस, ये वही रास बिहारी बोस है, ध्यान रखिएगा, रास बिहारी बोस जी, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग होता है। फिर 1942 में ही आईएनए एस्टेब्लिश होते हैं, कैप्टन हुए मोहन सिंह को माना जाता है कि आईएनए के यही एस्टेब्लिशमेंट किए थे, और रास बिहारी बोस को भी इंडियन इंडिपेंडेंस आईआईएल का फॉर्मेशन बताया जाता है। और फिर इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए सुभाष चंद्र बोस ने रीऑर्गेनाइज किया, क्योंकि रास बिहारी बोस ने सुभाष बाबू को ये जिम्मेवारी दे दी थी, और कैप्टन मोहन सिंह कहीं ना कहीं वहाँ उसके कैप्टन हुए उस पूरे ग्रुप के। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, आईआईएल बाय रास बिहारी बोस, आईएनए बाय कैप्टन मोहन सिंह, और आईएनए जिसको आज़ाद हिंद फौज कहा गया, आगे चल के रीऑर्गेनाइज किया गया सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, और 1942 में यहाँ पे क्रिप्स मिशन आपको लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, तो आप पीछे के चीज़ों को यहाँ पे लिख लीजिएगा। और ये है आपका सुभाष बोस, ठीक है, यह है हमारा उधम सिंह, ये तो डायर है ना, ये कायर है, ठीक है, ये वो डायर दूसरा था, ठीक है। ये है हमारे उधम सिंह, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे रास बिहारी बोस है, और ये है वो डॉयर जिसको इन्होंने मारा,
और ये तो था डायर, ठीक है, जो गोली चलवाया, इसको नहीं मारा इन्होंने, इसको मार दिया, अच्छा है, किसी को तो मारा, मार, ठीक है। यह है हमारा बोस, सुभाष बिहारी बोस, और यह है हमारे सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, और यह है कैप्टन मोहन सिंह। फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, ये कायर को समझ गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्रिप्स मिशन जब आया था तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। अब क्रिप्स में यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद क्या हुआ, तो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट, एक और पड़ाव और एक बड़ा पड़ाव, ठीक है। भारत में क्या शुरू हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया भारत में। और ये कब शुरू हुआ, अगस्त 1942 को, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, अगस्त क्रांति। ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव है, एक अगस्त प्रस्ताव है, तो वो 1940 का लिथगो का प्रस्ताव है कि भारत को कह रहा है कि डोमिनियन स्टेटस, और यह है अगस्त क्रांति, जिसे क्या बोलते हैं, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन भी जिसे कहते हैं। और इसे 8 अगस्त को शुरू हुआ था, तो इसलिए अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो 8 अगस्त को शुरू हुआ था, नारा करो या मरो था, ये भी बात आप जानते हैं, और 9 अगस्त को सारे नेताओं को पकड़ लिया गया। अब इसकी भी कहानी थोड़ा आराम से सुन लो, आराम आराम से कहानी सुनाते सुनाते हम लोग चल रहे हैं। कहानी कुछ इस तरीके का है कि ग्वालियर वाला टैंक, बम्बई, ठीक है, वहाँ पे एक सभा होती है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, अगस्त का महीना है, आप जान रहे हैं बारिश का महीना है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन उस बारिश में पिन ड्रॉप साइलेंस है, और हजारों लोग महात्मा गांधी का इंतजार कर रहे हैं कि गांधी जी बाहर निकलेंगे और वो क्या बताएंगे, और बारिश में लोग भीग रहे हैं हल्की हल्की बारिश में, और महात्मा गांधी जी अधिवेशन के बाद बाहर निकलते हैं, यानी कि एक छोटा सा सेशन के बाद बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि एक बात याद रखना, पूर्ण आज़ादी से के सिवा और कुछ भी नहीं, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, ठीक है, ये मंत्र देता हूं, आप इसको अपने मन में संभाल लीजिए, और हम एक आंदोलन छेड़ते हैं, और मैं ये जानता हूं कि, अच्छा वो भी इन्होंने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, ये आंदोलन चलते रहना चाहिए। तो ये सारी बातें महात्मा गांधी वहां पर थोड़ा समझाते हैं, रूपरेखा देते हैं, लेकिन आंदोलन शुरू हो, यानी 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हो, उससे पहले ही सभी प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो क्या बोलते हैं हमारे क्या बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी हो, वल्लभ भाई पटेल हो, सबको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब आंदोलन की बागडोर जो छोटे स्तर के नेता है उसके हाथों में चलाता है आंदोलन की पूरी बागडोर, और आंदोलन ये थोड़ा हिंसक होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आंदोलन हिंसा होता है और दमनकारी बातें भी चलने लगती है अंग्रेजों की तरफ से। तो महात्मा गांधी किस पे, अनशन पे फिर से बैठ जाते हैं, अनशन पे। और इस बार चर्चिल खुश है कि महात्मा गांधी अनशन पर बैठा है, बुढ़ा मर जाएगा, ये स्टेटमेंट चर्चिल का है, याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, महात्मा गांधी को लोग कहने जाते हैं अंग्रेज कि देखो पटरी उखाड़ रहा है, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत सारी हिंसाएं हुई थी, पटरी उखाड़ा गया था, तार, महात्मा गांधी की जो पूरी आइडियोलॉजी से उससे बिल्कुल विपरीत ये आंदोलन चल रहा था। पटरी को उखाड़ना, पोल को उखाड़ना, तार को उखाड़ना, टेलीग्राम को तोड़ देना, पुल को तोड़ देना, यही सब चल रहा था, ठीक है, इस पूरे आंदोलन में, है ना। हमारे एक गांव में दादाजी अब नहीं रहे, हमारे दादाजी के बड़े भाई हुआ करते थे, तो नहीं रहते, वो बताते थे किस तरीके से उन्होंने 1942 के आंदोलन में भाग लिया था। मेरे दादाजी का उम्र 1937 है डेट ऑफ बर्थ, और वो उनसे बहुत बड़े थे, बहुत बड़े, तो वो पूरी कहानी बताते थे अपने लेवल पे, मतलब अपने गांव के स्तर पे या अपने आसपास के कस्बे के स्तर पे हम लोग क्या करते थे। वो बात अब समझ में आ रही है कि वो लोग क्या करते थे। तो उनका काम यही था, ट्रेन को रोकना, पटरी उखाड़ देना, टेलीग्राफ को तोड़ देना, पोस्ट ऑफिस को तोड़ना, जो भी कम्युनिकेशन के जितने भी साधन सबको तोड़ देना, पुल तोड़ देना, ये सारी काम चल रहा था। और महात्मा गांधी को आके कह रहे थे अंग्रेज कि देखो तुम्हारा आंदोलन तो अहिंसक होता है, ये तो हिंसक होते जा रहा है। महात्मा गांधी कुछ नहीं बोलते हैं, और जब अंग्रेज दमनकारी नीति अपनाते हैं तो महात्मा गांधी अनशन पे बैठ जाते हैं कि हम मर ही जाएंगे भूखे। तो चर्चिल भी कहता है कि इस बार बुद्धे को रहे छोड़ ही दो, मर ही दो। तो चर्चिल जो है ना, पूरा का पूरा बंदोबस्त कर देता है, हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कि भारत का बहुत बड़ा नेता मरने जा रहा है, फूल वूल का बंदोबस्त, पूरा भारत इसको घुमाएंगे, ये सब बंदोबस्त करता है। और 21 दिन तक महात्मा गांधी अनशन पे रहते हैं। कितने दिन
दिनों तक, 21 दिन तक, 21 डेज अनशन होता है महात्मा गांधी जी का। और फिर महात्मा गांधी जी जैसा कि आप जानते हैं धोखा दे देते हैं चर्चिल के सारे व्यवस्था को और खाना खा लेते हैं, तो अनशन तोड़ देते हैं अंतिम में महात्मा गांधी। लेकिन ये एक उनका अनशन एक बड़ा मोरल सपोर्ट था जो 1942 के आंदोलन को बड़ा व्यापी बनाने में योगदान दिया। चूंकि जेल में तो सारे बड़े नेता चले गए थे, तो छोटे छोटे लोग ही वही आंदोलन कर रहे थे, और छोटे लोगों की जो समझ होगी वही आंदोलन करेगा। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था जो अब यहाँ पे लिखा है, जो क्योंकि एग्जाम का भी क्वेश्चन बन जाता है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो बलिया के चीतू पांडे हैं, इन्होंने बलिया यूपी, वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट बनाया था। ये पहला पैरेलल गवर्नमेंट था और एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। तामलुक, मिदनापुर, बंगाल, यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट यानी समानांतर सरकार बनी थी। सतारा जो सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार चली थी। तालचर, उड़ीसा, यहाँ समानांतर सरकार बनी थी। समानांतर सरकार का मतलब क्या कि अंग्रेज की सरकार है। अब चूंकि यहाँ पे आंदोलन इतना तीव्र हुआ कि अंग्रेज वहाँ भाग गए, और अंग्रेजों के प्रशासनिक जगह पे प्रशासन चलाने के लिए जो साधारण जो छोटे नेता थे या जो स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने प्रशासन को संभाला और प्रशासन चलाना शुरू किया। यही पैरेलल गवर्नमेंट कहा जाता है, इसी को स्थानीय सरकार कहा जाता है, ठीक है ना। समानांतर सरकार भी कह सकते हैं इसको आप। तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, करो या मरो से। हालांकि जैसा सब आंदोलन के साथ हुआ वैसा इसके साथ भी हुआ, आंदोलन को दबा दिया गया। लेकिन इस आंदोलन में यह पता चल गया कि अब अंग्रेज काफ़ी दिनों तक यहाँ नहीं रहने वाला है 1942 के इस आंदोलन के बाद। और 1942 के आंदोलन के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1942, ये देखो ये क्विट इंडिया मूवमेंट का पूरा एक है जो मुझे तस्वीरें मिला है, ठीक है। चलिए 1942 के आंदोलन के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने कहा ना कि गांधी जी 21 दिन के फास्ट पे गए थे, तो ये भी बात बता दी। तो 1942 के आंदोलन के बाद ध्यान रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारा को लेकर के भी बात चलने लगा, और यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल करके चलनी शुरू हो गई। तो मैं कुछ बातें आपको बताते हुए चलता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक था CR फॉर्मूला, है ना, CR फॉर्मूला, वो पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के पार्टीशन को लेकर के CR फॉर्मूला दिया था। ये फॉर्मूला नहीं चला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि CR फॉर्मूला क्या था, तो भारत के पार्टीशन को लेकर के फॉर्मूला था, ठीक है। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस या बैबल प्लान हुआ, ये भी पार्टीशन ऑफ भारत का और मुस्लिम और हिंदू के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के पूरा कॉन्फ्रेंस था, ये भी फेल हो गया, बैबल प्लान भी फेल हो गया। और 1945 में ये एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई, मैं आपको बताऊं। तो 1942 के आंदोलन को रुकने के बाद फिर से एक तरीके की शून्यता आ गई थी, और देश में फिर से एक बार वैक्यूम क्लियर हो गया था, ठीक है, वैक्यूम हो गया था, देश में वैक्यूम हो गया था। लीडर धीरे धीरे जेल से छूटे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी जो मुस्लिम लीग है वो पाकिस्तान को लेकर के, और जो जिन्ना है वो पाकिस्तान को लेकर के मुखर होते चले जा रहे थे। तो CR फॉर्मूला भारत और पाकिस्तान के बंटवारा को लेकर के दिया गया, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद बैबल प्लान आया जो रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, कि जो गवर्नर के वायसराय के जो काउंसिल है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा उसको लेकर के बात हुई हिंदू और मुस्लिमों का, वो फेल हो गया बैबल का। फिर इसी बीच में एक और आंदोलन हुआ, वो था INA तलवार का आंदोलन, जो की बात हम यहाँ पे आपको INA ट्रायल था। ये INA ट्रायल क्या था 1945 का, वो बताता हूँ। तो INA ट्रायल को बड़ा गौर से समझिएगा। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वार में फिर से एक बार जीत होती है, किसकी? ब्रिटेन की, फ्रांस की, अमेरिका की, जो कि एक तरफ से लड़ रहे थे, और जर्मनी वगैरह हार जाता है, जापान हार जाता है, ठीक है। और उसमें जापान की तरफ से लड़ रहे थे PK सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज खान, ठीक है। ये बैबल है, ये बैबल है, शिमला कॉन्फ्रेंस वाला बैबल, ठीक है। ये तीनों लड़ रहे थे, PK सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज खान, ये तीनों लड़ रहे थे किसके तरफ से? जापान के तरफ से। यानी कि भारत में देखो ये लड़ तो रहे थे क्या बोलते हैं, सुभाष बोस और उसको लेकर के, आज़ाद हिंद फौज को लेकर के, लेकिन आज़ाद हिंद फौज को सहायता कौन कर रहा था? जापान। जब लड़ाई समाप्त हुई इन तीनों को पकड़ा गया, PK सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान को, और इनको पकड़ करके INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज, उसका एक ट्रायल चलाया गया इसी नाम से। और कौन कौन था? PK सहगल, शाहनवाज खान और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, ठीक है। इसको कहाँ चलाया गया? रेड फोर्ट पर। ये क्वेश्चन एग्जाम में अपने आप बन जाता है कि कहाँ चलाया गया था INA ट्रायल, तो रेड फोर्ट पे, ठीक है। इन तीनों के वकील कौन थे? तो भूलाभाई देसाई थे। ये भूलाभाई देसाई हैं जो तीनों के वकील थे। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग भी वहाँ पे गए
गए थे, सरदार पटेल जैसे लोग भी वहाँ गए थे, लेकिन भूला भाई देसाई को प्रमुख वकील के रूप में यहाँ पे माना गया। तो भूला भाई देसाई डिफेंडर थे इन तीनों को, ठीक है, उस पूरे ट्रायल में। तो आईएनए ट्रायल क्या था? तो आईएनए ट्रायल था कि आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक पकड़े गए थे उसको लाल किले पे उनके ट्रायल चल रहा था, और उनके ट्रायल के लिए जो डिफेंडर था वो भूला भाई देसाई थे, और लाल किले पे ट्रायल चल रहा था और लोग सड़क पे इन तीनों के लिए, इन तीनों की रिहाई के लिए मांग कर रहे थे, और वो फिर से एक बार आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लग रहा था कि अब चीज़ें हाथ से निकलनी शुरू हो जाती है, और एक अंतिम चोट उनको लगता है आई तलवार वाली घटना। जो तलवार वाली घटना होती है वो क्या होती है, वो जरा आपको हम बताते हैं। देखिए, ये घटना रॉयल नेवी वाली घटना एक बड़ा चोट होता है जो आईएनएस तलवार होती है। होता क्या है इसमें कि यहाँ के जो सैनिक है, भारतीय सैनिक, वो आंदोलन कर देते हैं। आंदोलन के बहुत सारे कारण थे, बस ये समझ लीजिए कि रॉयल इंडियन नेवी के खाने पीने को लेकर के और भी बहुत सारी बातें थी, उसको लेकर के आंदोलन कर देते हैं। आंदोलन के जहाज़ का नाम क्या था? तलवार। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि आंदोलन के जहाज़ का नाम तलवार था। अब तलवार पे आंदोलन हुआ तो अंग्रेज को लग गया कि जो हमारी सबसे मजबूत स्तंभ है वहीं पे आंदोलन हो रहा है, तो अब अंग्रेज यहाँ पे, अब उसको लग गया कि अब हम नहीं रह सकते हैं, अब भारत को हमको आज़ाद करना होगा, भारत को हमको छोड़ना ही होगा। और आईएनएस तलवार पे जो आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेजों ने फाइटर प्लेन भी भारत के ऊपर उड़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पटेल जी थे या जिन्ना थे उनको लग गया कि इसमें अगर मध्यस्थता नहीं किया जाए तो भारत को बहुत नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में था। कौन? अंग्रेज। तो यहाँ पे इन दोनों ने मीडिएशन किया और इस रॉयल नेवी के जो आंदोलन था उसको ख़त्म करवाया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि रॉयल नेवी के आंदोलन को समाप्त किसने करवाया? तो जिन्ना और पटेल ये दोनों साथ में थे, ठीक है ना, मीडिएटर के रूप में। चलिए 1946 कैबिनेट मिशन। अब चूंकि पॉलिटी में हमने कैबिनेट मिशन की बात कर ली है, 3 लोग थे, अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस, और ये किस लिए आए थे? भारत में संविधान सभा की स्थापना को लेकर के बात करने के लिए आए थे कैबिनेट मिशन। अब हमारे पॉलिटी के क्लास अगर आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपको कैबिनेट मिशन के बारे में विशद चर्चा कर लिया गया है। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे मनाते हैं कौन? जिन्ना। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो जिन्ना वहाँ उनसे जाकर के मिले और कहे कि भारत के पार्टीशन के बारे में क्या प्रोग्राम है। तो कैबिनेट मिशन ने भारत के पार्टीशन को लेकर के जो उनका प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन को लेकर के, यानी भारत के पार्टीशन को लेकर के। तो जिन्ना वहाँ पर दबे आवाज़ में कहते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है बिपिन चंद्रा किताब में कि जिन्ना ने वहाँ पर दबे आवाज़ में धमकी दे दिया था, लेकिन ये धमकी क्रिप्स मिशन वाले, जो क्रिप्स थे या अलेक्जेंडर थे या लॉरेंस थे, वो समझे नहीं, ठीक है ना, सॉरी कैबिनेट मिशन वाले, ये तीनों समझे नहीं। और 16 दिसंबर या 16 अगस्त ऐसे करके है, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया और यहाँ पे नारा दिया गया जिन्ना के द्वारा। और नारा क्या दिया गया? लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान, ठीक है, लड़के लेंगे और मर के लेंगे क्या? पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ पे पूरा तेजी चलने लगा और पूरे देश में दंगा फैल गया। अब पूरे देश में दंगा फैल गया। 1946 में संविधान सभा का चुनाव होना है। अब यहाँ पे चुनाव चल रहा है संविधान सभा का 1946 में ही कैबिनेट मिशन के आधार पे, और 1946 में ही यहाँ पे दंगा चल रहा है। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट ही बनाया जाना है, अंतरिम सरकार ही बनाया जा रहा है, और उसी समय बंगाल और बिहार के क्षेत्र में बहुत तेजी से दंगा चल रहा है। तो महात्मा गांधी संविधान सभा में न जा करके या वहाँ के सदस्य न बन करके या वहाँ पर कोई योगदान न करके भारत में जो लोगों के बीच में दंगा चल रहा था, खास करके बंगाल के नोआखाली के इलाका या बिहार में, वहां पे जाकर के वो दंगाइयों को शांत कर रहे थे। तो वहां पर जो दंगाइयों को शांत कर रहे थे, इसलिए उनको 1 मैन आर्मी का दर्जा दिया गया, क्योंकि जहां भी वो अकेले जाते थे दंगाई शांत हो जाते थे, बिल्कुल शांत हो जाते थे। हाँ, उनके जाने के बाद फिर से दंगा शुरू हो जाए अलग बात है, लेकिन जब वो पहुंचते थे उस समय दंगा बिल्कुल शांत हो जाता था, क्योंकि दोनों ही तरफ से महात्मा गांधी को एक ही तरीके का दर्जा प्राप्त था, जो भारत के बापू के रूप में कहलाते थे महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्ट एक्शन डे, दंगा फैल गया, महात्मा गांधी को 1 मैन आर्मी दिया गया, क्योंकि वो दंगा को रोकने के लिए नोआखाली के इलाकों में अकेले घूम रहे थे। इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया, और इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। ये बात मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाया है। और चूंकि मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग को मनाने के लिए उनके भी कुछ मेंबर को इंटरिम गवर्नमेंट में रखा गया, जिसमें लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। ये बात आप जानते हैं, ये वही लियाकत अली खां है जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां का प्रधानमंत्री बनते हैं, ध्यान रखिएगा।
1946 में पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, 9 दिसंबर 1946 को। ये बात भी मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाया है। तो यहाँ से कैबिनेट मिशन से लेकर के फर्स्ट मीटिंग तक की पॉलिटी की पूरी घटना हमने आपको यहाँ पे थोड़ा सा दोहराने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पे विशद अध्ययन, क्योंकि वो पॉलिटी का ही पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 1946 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1947 में 1947 में 1946 में ही ब्रिटेन में चुनाव हो जाता है। ये बात ही मैंने पॉलिटी क्लास में बताया था। 1946 में ब्रिटेन में चुनाव हो जाता है, चर्चिल हार जाते हैं और एटली प्रधानमंत्री बनता है। ये है एटली। एटली भारत का प्रधानमंत्री बनता है और एटली एक घोषणा करता है, उसको एटली डिक्लेरेशन कहते हैं। वो क्या घोषणा है? तो वो कहते हैं कि 30 जून 1900, यहाँ पे देखो, 30 जून 1948 से पहले हम भारत छोड़ देंगे, पहला घोषणा। और दूसरा घोषणा, बैबल के जगह पे लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना भारत का वायसराय होगा। ये दो घोषणा होती है। पहला घोषणा कि 30 जून 1948 से पहले हम भारत छोड़ देंगे, और दूसरा घोषणा कि लॉर्ड माउंटबेटन बैबल के जगह भारत का वायसराय होगा। ये दोनों बात होती है। अब आप अगर घोषणा किए तो आप अपने घोषणे पे अडिग रहना चाहिए। आपने भारत कब छोड़ा? 15 अगस्त 1947 को। आपको छोड़ना कब था? आपके घोषणा के हिसाब से 30 जून 1948, यानी एक साल पहले आप भारत छोड़ के भाग जाते हैं। भगोरे, ठीक है। चलो, अब देश में दंगा फैला है, आर्मी की जरूरत है, तो ये देश छोड़ के भाग, मतलब जितना हो सके बुरा भारत का किया गया। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माउंटबेटन भारत आए वायसराय बन के, अंतिम वायसराय, और माउंटबेटन को कहा गया कि आप भारत की परिस्थितियों पर ध्यान देंगे और अपने तरीके से प्लान बनाएंगे। तो माउंटबेटन ने भारत की परिस्थितियों पर ध्यान दिया और एक प्लान बनाया जो फेमस है 3 जून प्लान के नाम से, 3 जून प्लान, या दूसरे शब्दों में इसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। और इस प्लान को लेकर के, जिसमें भारत के विभाजन की बात थी, पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात थी, माउंटबेटन कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड, और वहाँ जाकर के इस प्लान को एक बिल के रूप में प्रस्तावित करते हैं। बिल एक्ट बनता है और यह कहलाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। ये बिल मतलब 3 जून प्लान ही कन्वर्ट होकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या बनते हैं? 1947 का अधिनियम। और उस अधिनियम के द्वारा 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन के, दो देश के रूप में नजर आते हैं, जिसमें पाकिस्तान कहता है कि हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए हैं, यानी हमारी आज़ादी 14 अगस्त को, और हम कहते हैं हमारी आज़ादी 15 अगस्त को हुआ है। दरअसल हुआ यह था कि 15 अगस्त को 12 बजे रात में भारत और पाकिस्तान दो नए देश के रूप में निकल के आए थे। तो आज़ादी दोनों को एक ही दिन मिला था, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि हमको भारत से आगे रहना है, तो आप आगे रहिए, पहले मना लीजिए आज़ादी, बाकी तो तुम कितना नल्ले हो सब जानता है, ठीक है ना। चलिए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आज़ादी की बात हो गई, और ये भारत की आज़ादी के बाद पहले गवर्नर बने, भारतीय गवर्नर। उसके बाद सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर बने, ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद। और ये तब तक गवर्नर है जब तक कि संविधान सभा का अच्छे तरीके से आयोजन होकर के संविधान बन गया, और हमारे जो अम्बेडकर जी उन्होंने संविधान बनाने में योगदान दिया। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी के जो 1947 के बाद जब संविधान बना और संविधान को हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है, उसके बाद से लेकर के और आगे की पूरी कहानी जो आज तक है वो आपके पॉलिटी की कहानी हो जाती है, राजनीति शास्त्र की कहानी हो जाती है, जिसमें हम राजनीति वगैरह पढ़ते हैं और पीछे की घटनाओं के बारे में हाँ उतना एग्जाम में बस 1947 की घटना की तक की बात है, ठीक है। बाकी इंदिरा गांधी वगैरह से अगर पूछा जाता है तो वो पॉलिटी की घटना में ही जोड़ लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ था हमारा पूरा का पूरा क्या, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हमने 2 क्लासों में नेशनल मूवमेंट को बड़ा प्रेम से, बड़ा तरीके से समझाया है। आप इसको अच्छे से देखिए, एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, पूर्ण विश्वास है। आप घटना चक्र का ले लीजिएगा किताब, दूसरे पब्लिकेशन का भी किताब ले लीजिएगा। अगर किसी के पास है तो खरीदे नहीं, पहले उसी को सॉल्व करें, क्योंकि हमेशा आप खरीदना जरूरी नहीं, वहाँ पर भी जो क्वेश्चन है वो भी किसी ने डाला है तो कुछ सोच समझ के ही डाला होगा। तो हम यहाँ क्लास को रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली बार मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।